So, welcome Lopamudra to Dr. Sanjeev Sayur Academy. So, today we will be discussing a very nice topic, and always you know one thing that Snehana is always followed by Svedana. If you are doing only Snehana and you are not giving Svedana, you cannot get successful results. So, today we will be discussing about Sweda Adhyay, and every Adhyay has its own importance that I have been discussing it from past day of Charak discussion. सो आज जो स्वेदा अध्याय हम डिस्कशन करेंगे उसमें क्या क्या कवर करेंगे, स्वेदा का एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है और अपने क्लिनिकल जीवन में उसको हम कैसे यूटिलाइज करें, ये जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो एक बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ, यू कीप इट इन योर माइंड दैट अतः स्वेदा प्रवक्ष्यन्ते यथावत् प्रयोजित ही श्वेद साध्या प्रसाम्यंती गदा वात कफात्मका। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट कीप इट इन योर माइंड फॉर एवर। स्वेदन वही करना है जहां प्रसाम्यति गदा वात कफात्मका, यानी जितने सारे गद जितने सारे विकार बात कफज होते हैं वहां हम स्वेदन देंगे, और स्वेदन देने के बाद ये बात कफज व्याधि प्रशमन हो जाता है। इसका मतलब ये होता है प्रसाम्यंती गदा वात कफात्मका। इसको इंपॉर्टेंट दे दो भाई। अब क्वेश्चन आएगा कि अगर बात कफज व्याधि समन होता है स्वेदन से तो पित्त के बारे में क्या करना चाहिए फिर? यस, डेफिनेटली माय फ्रेंड्स, पित्त के बारे में हम लोग सोचेंगे तो पित्त में भी स्वेदन देंगे, लेकिन ये क्या क्या फॉर्मुलेशन है और किस फॉर्म में हम स्वेद को देंगे ये जानना जरूरी होता है। जैसे मैं आप लोगों को बोला कि हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है हम लोग क्या करते हैं, अरे तुम जाओ कुछ 10 ml का नाड़ी स्वेद ले जाओ। कोई बोलता है कि पानी का बैग लेकर वहां पर डाल दो, कोई बोलता है गर्म पानी उसके ऊपर ढाल दो। तो ऐसे टाइप का जो डिफरेंट फॉर्म का जो स्वेदन होता है, जहीं 10 ml नाड़ी स्वेद का कुछ अलग टा बेनिफिट होता है, बालू का स्वेद का कुछ अलग बेनिफिट होता है, अगर पानी में डूब जाना वो अलग सा बेनिफिट होता है, और अवसेचन ये अलग बेनिफिट होता है। तो इसमें कुल मिला के जो फर्स्ट चैप्टर में यानी 14 चैप्टर का जो पहला यानी थर्ड वाला श्लोक जो है वो होता है स्वेद साध्या प्रसाम्यति गदा वाता कफात्मका। बात और कफ साध्य, बात और कफ से उत्पन्न होने वाले जितने सारे व्याधियां हैं उनमें हम क्या करेंगे ना, स्वेदन कर्म करेंगे। अब पीते के बारे में अगर डिस्कशन करेंगे तो वहां क्या करना चाहिए? ठीक है, तो श्वेत का अग्नि गुण प्रधान होने के कारण पित्तज विकार में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ में आ गया कि पित्तज विकार इधर चरक ने क्यों लिखे, चरक ने इधर क्यों नहीं लिखे कि प्रसाम्यति गदा बात पित्तात्मका, क्यों लिखे बात कफात्मका? क्योंकि बात कफ जो होता है ना, बात का गुण क्या होता है? रुख्य शीत लघु सूक्ष्म षड़ोथ विशद करो। बात का एक गुण होता है शीत गुण। ठीक है, बात का गुण क्या होता है भाई? शीत गुण होता है। तो हमको ये पता है कि हम ऑपोजिट गुण वाला चिकित्सा देंगे ना। चरक के जितने सारे आज तक मैं चैप्टर पढ़ाया गया हूँ, अपना पिछले चैप्टर में सेम चीज में बताया था। ठीक है, कि कैसे ऑपोजिट गुण का ऑपोजिट वाला चिकित्सा हम लोग देंगे। ठीक है, तो शीत को काउंटर करने के लिए उष्मा चाहिए, और ये जो उष्मा चिकित्सा हम किस में मिलेगा ना, वो स्वेदन कर्म में मिलेगा। और अपना जो कफ है, कफ का भी एक शीत गुण होता है, सेम उष्मा चिकित्सा देंगे। लेकिन पित्त विकार में क्या होता है ना, पित्त का क्या होता है ना, पित्त में जैसे उष्म गुण होता है, जैसे आपको याद है कि सस्नेम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम अम्लम सरंकटु, पित्त का एक उष्म गुण होता है। अगर उष्म चिकित्सा दे देंगे तो फिर क्या होगा भाई, फिर पित्त बढ़ जाएगा। तो इसलिए चरक जी ने इधर लिखे, क्या लिखे भाई? चरक जी ने इधर लिखे कि प्रसाम्यति गदा बात कफात्मका। ठीक है, अगर पित्त इन्वॉल्व हो तो हम क्या करेंगे वहां, यदि बात कफ के साथ पित्त दोष भी वहां पर इन्वॉल्व हो तो द्रवस्वेद करना चाहिए। अब समझ में आ रहा है द्रवस्वेद क्या हो रहा है? द्रवस्वेद यूटिलाइज करना चाहिए, उधर हम द्रवस्वेद देंगे। ये द्रवस्वेद क्या होता है इसको मतलब इसको समझाने के लिए सुश्रुत जी अपना एक व्यू देते हैं जिसमें अन्यतरस्मिन पीते संसुष्ट द्रवस्वेद। इसको याद रख लो, जहां पे पित्त रहेगा तो डेफिनेटली हम द्रवस्वेद देंगे। ठीक है, तो तापस्वेद उष्मस्वेद ये विशेष रूप से कफनाशक होते हैं। समझ में आ गया? तापस्वेद, तापस्वेद यानी हीट से हम देंगे, और उष्मस्वेद ऐसे उष्म करके किसी भी चीज को हम दे सकते हैं, ये विशेष रूप से कफनाशक होता है। लेकिन उपनाह स्वेद वातनाशक होता है। किसी एक कफ या वायु दोष से पित्त के मिले होने पर वहां क्या देंगे, तो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि द्रवस्वेद वहां देंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया, अगर पित्त दोष इन्वॉल्व हो तो द्रवस्वेद हम देंगे। इधर चरक जी ने इसको वर्णन बाद में किया, लेकिन प्रैक्टिकल में एक चीज बोल रहा हूं आपको। देखो, कोई डायबिटीज का मरीज आपके पास आया, ठीक है, उसका डायबिटीज में क्या हुआ ना, उसका जैसे आपको पता है करपाद दाह सुप्तता आलस्य ये सारे चीज होता है। तो किसी का करपाद में दाह हो रहा है
और करपाद में दाह के साथ करपाद में क्या हो रहा है, नी जॉइंट का पेन भी हो रहा है, तो वहां आपको स्वेदन क्रिया देना है। तो आपको क्या स्वेदन देना है, तो करपाद में जो दाह होता है उसमें पित्त संश्लिष्ट है, ठीक है, और जो जॉइंट में पेन हो रहा है वहां में बात और कफ भी है, यानी बात, कफ और पित्त 3 चीज है। तो उसमें आपको क्या चीज देना है, तो उसमें क्या करना है आपको ना, उसमें पित्त शमन के लिए आप लोग द्रवस्वेद दे सकते हैं। तो ये द्रवस्वेद में हम लोग क्या चूज करते हैं, प्रैक्टिकली ये द्रवस्वेद में मैं क्या देता हूं, 10 मूल धारा दे देता हूं, मैं 10 मूल धारा में दे देता हूं, ठीक है। ये मेरे, ये देखो एंट्रेंस को छोड़ के मतलब कुछ अलग सा चीज है जो मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि आपको जानना चाहिए। तो द्रवस्वेदम पित्त का संस्कृत अगर होगा तो द्रवस्वेदम में 10 मूल धारा दे देता हूं, और जब आपको अपना बात कप ना सके जो स्वेद होता है वो क्या मैं करता हूं उसमें ना, पत्रपिंड स्वेद में दे देता हूं। उसमें क्या करते हैं हम, पत्रपिंड स्वेद दे देते हैं हम, ठीक है, समझ में आ लगे। या हम लोग ऐसे भी कर देते हैं कि 66 का पिंड स्वेद भी हम लोग उधर दे देते हैं। समझ में आ गया कि चरक जी ने स्वेद में क्यों लिखे प्रसाम्यति गदा बात कफात्मका, समझ में आ गया। अभी अगर बात कफात्मका होगा तो क्या स्वेदन देंगे, और पित्त तो उसमें संश्लिष्ट होता है क्या देंगे, द्रवस्वेद देंगे, और द्रवस्वेद में मैं क्या देता हूं, 10 मूल धारा दे देता हूं वहां पे। तो उसको आप अच्छी तरीके से याद रख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट श्लोक हम लोग पढ़ेंगे कि स्नेहन के बाद स्वेदन क्यों किया जाता है। स्नेहन करने के बाद ऑलवेज स्वेदन इज फॉलोड बाय स्नेहन, व्हाई, बिकॉज स्नेह पूर्वक प्रयुक्त स्वेदनौ अजिते अनिले पुरुष मूत्र रेतांसी न सज्जंती कथंचन। इसको याद रख लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है। तो स्नेहन करके स्वेदन करने के बाद क्या होता है भाई ना, पुरुष मूत्र वीर्य यानी अपना रेतस यानी शुक्र का संचार ठीक ढंग से होता है। तात्पर्य यह है कि इनके निकलने में कोई रुकावट नहीं होता है। इसका मतलब यह होता है कि स्नेहन क्रिया कर देने के बाद स्वेदन द्वारा वायु के जीते लेने पर अर्थात वायु का अनुलोमन तथा दोषरहित हो जाता है। समझ में आ गया, दो चीज होता है स्नेहन कर्म करने के बाद जब स्वेदन करते हैं तो स्वेदन में क्या होता है, दो चीज होता है। क्या होता है ना, स्वेदन इसमें क्या होता है, वायु का अनुलोमन हो जाता है और दोषरहित हो जाता है, ठीक है। अजिते अनिले, इसे स्वेदनो अजिते अनिले, ठीक है, ये वायु को अनुलोमन करता है और दोषरहित हो जाता है, इसको याद रख लो। और स्वेदन का इंपॉर्टेंस बताने के लिए चरक जी ने क्या किया है ना, एक उपमा वाला श्लोका दे दिए हैं कि स्वेदन हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उस श्लोका क्या बताया, शुष्काणी अपि काष्ठानि स्नेह स्वेद उपपादनी नमयन्ते जथान्यासं किंग पुनर्जीवतो नरान। तो ये स्वेदन का इंपॉर्टेंस है। इसको क्या किया जाता है ना, कभी कभी आपका एग्जाम में रेफरेंस के तौर में आ जाता है, तो इसको याद रखना कि शुष्काणी अपि ही काष्ठानि स्नेह स्वेद उपपादनी नमयन्ते जथान्यासं किंग पुनर्जीवतो नरम। ये बोला जाए कि अगर कोई काष्ठ की लकड़ी आपके पास आ रहा है, अगर प्रॉपरली स्नेहन और स्वेदन कर किया जाए उसको, तो उसका जो भी शेप और साइज हो, टेढ़ा मेढ़ा जो भी हो, स्नेहन स्वेदन कर देने से उसको हम जो चाहे साइज ऐसे ही कर सकते हैं। उसका जो साइज हम दे सकते हैं अपने हिसाब से, वो साइज वो ले लेगा अगर हम प्रॉपरली स्नेहन और स्वेदन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई लकड़ी जो निर्जीव वस्तु है, इसको हम अपने इच्छा अनुसार झुकाई दे सकते हैं, घुमाई दे सकते हैं, मोड़ सकते हैं स्नेहन स्वेदन करने के बाद। किंग पुनर्जीवतो नरन। अगर इसी हालात में अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी पेशेंट, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, संधिवात में कोई आया, पूरा नी खराब हो गया है, अपना अम्बात में कोई पेशेंट आया जो अपना जीर्ण अम्बात में कंडीशन में, जिसमें क्या होता है अपने उंगलियां ऐसे टेढ़ा हो जाता है, स्वानिक डिफॉर्मिटी, सारे बोन्स डिफॉर्मिटी आ जाता है। तो अगर ये सारे कंडीशन होगा तो डेफिनेटली स्नेहन स्वेदन क्रिया से वो ठीक हो जाएगा। इसीलिए चरक जी ने वो कंपैरिजन दिए कि काष्ठ का, अगर कोई काष्ठ को अपने इच्छा अनुसार हम लोग झुकाई घुमाई मोड़ सकते हैं हम लोग, अगर ऐसे ही झुक के मोड़ के टूटे हुए खराब हुए हड्डियों को लेकर कोई पेशेंट हमारे पास अगर आ रहा है, तो स्नेहन और स्वेदन दे के ही हम उनको क्या कर सकते हैं, पुनर्जीवतो नरम, ये आदमी को हम पुनर्जीवन दे सकते हैं। इसको बोलते हैं नमयन्ते जथान्यासं किंग पुनर्जीवतो नरम। इसको याद रख लो, ठीक है। ऐसा आ जाएगा किंग पुनर्जीवतो नरम, किसके बारे में बोला गया है, स्वेदन के बारे में बोला गया है, ठीक है। इसको याद रख लो, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे कि ये जो हम स्वेदन क्रिया का वर्णन करेंगे, स्वेदन क्रिया का जो अपने इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो कैसे करेंगे ना, रोग ऋतु व्याधि, रोग ऋतु व्याधि तापख्यो नाति उष्ण अति मृदुर न च द्रव्यवान कल्पिनो देश स्वेद कार्य करो मत। इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि भाई अगर आपको स्वेदन कर्म करना है तो रोग ऋतु
और रोगी की शारीरिक स्थिति के अनुसार न अधिक गर्म न अधिक मृदु द्रव्यों से युक्त स्वेदन पदार्थ से स्वेदोचित देश में कराया गया श्वेतन कार्य करने वाला होता है। जैसा कि मैं ये बोल रहा हूं कि भाई रोग ऋतु व्याधि, ठीक है, ये पेशेंट को क्या रोग हुआ है, इसमें बात है या कफ प्रेडोमिनेंस है या पित्त प्रेडोमिनेंस है। जैसे मैं बोला बात और कफ होगा तो कुछ स्वेदन कुछ अलग टाइप का करेंगे, पित्त होगा तो द्रव टाइप का स्वेदन देंगे। और इसका ऋतु क्या है, अगर पेशेंट आया आपके पास ग्रीष्म ऋतु में, उसको स्वेदन चाहिए तो किस लेवल का स्वेदन देंगे। ग्रीष्म ऋतु आया और पेशेंट को आपने क्या किया ना, स्टीम बॉक्स में डाल दिया तो क्या होगा, और बाद में ये पूरा पकौड़ा बन के निकलेगा। तो इसलिए चरक जी ने बोले हैं कि ऋतु को भी आपको नजर में रखना है, ठीक है, और रोगी की शारीरिक स्थिति देखना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई रोगी क्या होता है, कोमल है, जैसे कि बाढ़ वृद्ध, ऐसे सारे चीज होते हैं ना, रोगी का क्या क्या शारीरिक स्थिति है। और कोई रोगी का मान लीजिए पित्त का प्रकोप हुआ है, ठीक है, कोई व्याधि का रोगी का पित्त प्रकोप हुआ तो उसमें भी आपको स्वेदन का किस लेवल का स्वेदन हम देंगे, इसको देख के देना है, ठीक है। और ऐसे देख के देंगे तो आप स्वेदन कर्म से आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। इसमें एक चीज है, देखो ये एक चीज है कि कल्पितो देशे, ये देशों का मतलब क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, द्रव्यवान कल्पितो देशे स्वेदो कार्य करो मत। ये देश का मतलब क्या होता है, देश का मतलब ये होता है कि शरीर अवयव, याद रखो, देश का मतलब इधर होता है कि शरीर अवयव, यानी हृदय प्रदेश में देना है, दृष्टि में देना है, मुस्को में देना है तो किस टाइप का स्वेद देंगे, बंखेड़ में देंगे तो किस टाइप का स्वेद देंगे। तो ये बाद में चरक अभी नेक्स्ट श्लोका में बोलेंगे आप लोगों को, इसलिए देश का इंपोर्टेंस ये होता है, ठीक है। तो अब ये श्लोका में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे ना, रोगी की शारीरिक स्थिति के अनुसार कैसे स्वेदन कर्म करेंगे। जैसे व्याधो शीते शरीरे च महान स्वेदो महाबले दुर्बले दुर्बल स्वेदो मध्यमे मध्यमो हितो। इसका इंपोर्टेंस क्या होता है कि व्याधि के बलवान होने पर, अगर पेशेंट का व्याधि बहुत बलवान है, ये इसका एग्जांपल मैं क्या दूंगा आपको, जैसे कि कोई पेशेंट आया, आमबात का पेशेंट आया, ठीक है, कोई आमबात का पेशेंट आपके आया, इसमें क्या होता है, व्याधि बलवान हो जाता है। एकदम रिसेंटली जब आमबात का पेशेंट आता है आपके पास, क्या रहता है उसमें, बहुमूत्रता रहता है, सारे संध्या में शूल रहता है, ज्वर रहता है, अंगमर्दन रहता है। आपको तो पता है आमबात का लक्षण क्या है, यू ऑल आर जीनियस स्टूडेंट्स। तो व्याधि के बलवान अवस्था में अगर आमबात आ रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या स्वेदन देंगे। फिर क्या, बलवान शीतकाल में, अगर शीतकाल में व्याधि हो रहा है यानी पेशेंट आ रहा है तो बलवान वो शीतकाल हो तो उसमें क्या करेंगे। और बलवान शरीर में अगर व्याधि बलवान हो, यानी अम्बात में कंडीशन में, संधिवात में कंडीशन में, कुछ भी व्याधि आप ले लो, और बलवान शीतकाल में और बलवान शरीर में हम क्या देंगे, महास्वेद देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लो, ठीक है। अगर कोई पेशेंट दुर्बल हो, दुर्बल रोग, दुर्बल शीतकाल, दुर्बल शरीर में दुर्बल स्वेद देंगे। ऐसे ही मध्यम रोग, मध्यम शीत, मध्यम शरीर में मध्यम स्वेद देंगे। इसको याद रख लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, स्वेदों के तीन भेद के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, इसको अच्छी तरीके से आप लोग याद रख लो। स्वेदन के तीन भेद क्या होगा ना, बातो श्लेष्माणी बाते बा कफे बा स्वेदयिष्यते स्निग्ध रुख्य तथा स्निग्ध रुख्यश्चापि कल्पित। इसका क्या मीनिंग है, देखो आप लोग ये आ रहे होगे सर श्लोका क्यों पढ़ रहे हैं, मैं जानबूझ के श्लोका पढ़ रहा हूँ, ठीक है, टीचर हूँ आपका, जैसे मैं समझूंगा आप लोगों का पीजी कैसे हो जाएगा, तो इसलिए मैं श्लोका जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि कभी कभी श्लोका भी आ जाता है, आपको बताना है किसके बारे में बोला गया है। तो एक बार मैं बोल देता हूँ कान में, आप लोग इसको एक बार सुन लेंगे तो आपका ही बेनिफिट होगा, मेरा नहीं, ठीक है, मेरा तो पीजी हो गया है। तो स्वेदों का तीन भेद क्या है ना, बात कफज यानी द्वंद्वज रोग में, बातज रोग में अथवा कफज रोग में क्या क्या करेंगे ना, बात कफज रोग में हम लोग देंगे स्निग्ध, ठीक है, और बातज रोग में हम लोग क्या देंगे, सॉरी बात कफज रोग में देंगे, बात के लिए स्निग्ध और कफ के लिए देंगे रुख्य। तो बात कफज रोग में देंगे स्निग्ध रुख्य, और बातज रोग में देंगे हम स्निग्ध चिकित्सा यानी स्निग्ध स्वेद देंगे, और कफज रोग में देंगे रुख्य द्रव्य से स्वेदन करना चाहिए। देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज इधर चरक जी बोल रहे हैं कि भाई जो जो ड्रग्स को लेके आप स्वेदन करेंगे तो ये ड्रग्स का भी कैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए, इसीलिए वो ड्रग्स के हिसाब से बोले। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, बात कफज रोगों में उन्होंने बोले स्निग्ध रुख्य द्रव्य मिला के ड्रग्स दे दो। तो एक एग्जांपल ले लो आप, बात कफज रोग में क्या होगा, मैं बोलूंगा कि बात कफज रोग में क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए एक बात कफज रोग का मैं आपके पास लाता हूं अभी, संधिवात, ठीक है। संधिवात में क्या क्या होता है भाई ना, संधिवात में तो आपको यह पता है कि संधिवात में ज्यादा क्या प्रिडोमिनेंस रहता है ना, बातों का
ज्यादा प्रेडोमिनेंस रहता है। लेकिन संधिवात में कभी कभी आपको क्या मिलेगा, सूजन मिलेगा, सूप मिलेगा। तो सूप अगर मिलेगा यानी स्वेलिंग मिलेगा तो कफों का भी प्रेडोमिनेंस रहता है। तो संधिवात में अगर वात और कफ का दो प्रेडोमिनेंस रहता है तो इसमें हम क्या करेंगे, स्निग्ध और रुक्ष द्रव्यों को मिला के स्वेदन कर्म करेंगे। तो ये कैसे स्वेदन हो सकता है, जैसे मैं आपको बोलूंगा अभी कि हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, रुक्षण करने वाला कुछ चीज दे देंगे। जैसे कि आप देख लो अपना, अभी मैं जब अग्निस्वेद पढ़ाऊंगा तो रुक्षण करने वाला क्या क्या ड्रग्स है मैं अभी बोलूंगा। जैसे कि कुछ रुक्ष चूर्ण आप ले सकते हो अपने, कुछ भी रुक्षण चूर्ण ले सकते हैं जो कि रुक्षण कर्म करेगा अपना। कुटुम चुकादी चूर्ण हो गया कि अब क्या क्या चूर्ण आप लोगे मैं बोलूंगा अभी, ठीक है। और स्निग्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, उसमें ऑयल डाल देते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि मान लीजिए संधिवात का एक पेशेंट आया, बात कफ जो प्रेडोमिनेंस है, इसमें हम पत्रपिंड स्वेद दे देते हैं। और ये पत्रपिंड में हम क्या लेते हैं ना, ये पत्रपिंड में हम लोग रुक्ष ड्रग्स ले लेते हैं। जैसे कि क्या क्या रुक्ष ड्रग लेंगे, अर्क पत्र हम ले लेंगे, धतुरा का पत्ता हम ले लेंगे, निर्गुंडी का पत्ता ले लेंगे, ये सारे रुक्ष पत्ता ले लिए। तो ये क्या करेगा ना, कफ का नाशक करेगा, ये कफ का नाशक करेगा, ठीक है, ये कफ का नाशक करेगा, ये कफ का नाशक करेगा। और बात के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, उसमें कुछ ऑयल डाल देंगे। जैसे क्या ऑयल, महाविषगर्भ तैल, सहचरादि तैल, निर्गुंडी तैल, दशमूल तैल, कुछ भी तैल डाल देंगे। तो इसलिए चरक जी ने बोले कि वात कफज व्याधि में जो सुडेशन यानी स्वेदन कर्म हम देंगे उसमें बात के लिए स्निग्ध औषध देंगे और कफ के लिए रुक्ष औषध डाल के स्वेदन करेंगे। और बात के लिए अगर प्योरली बात व्याधि अगर हमारे पास आ रहा है, जैसे कि मैं बोलूंगा पक्षाघात, तो इसमें अगर हम लोग स्वेदन करना है तो क्या करेंगे ना, स्निग्ध द्रव्य के साथ करना है। और कफज व्याधि आ रहा है तो रुक्ष द्रव्य के लिए हम करेंगे। जैसे कफज व्याधि का एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आमबात। आमबात तो आपको पता है, आमबात में क्या होता है, बात रहता है, प्योरली सॉरी आम रहता है और उसमें कफ भी रहता है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर स्वेदन करेंगे तो क्या करेंगे ना, रुक्ष द्रव्य देके ही उसका स्वेदन करेंगे। तो रुक्ष द्रव्य क्या, अगर मैं प्लानिंग करना है चूर्ण पिंड स्वेद का, तो रुक्ष द्रव्य हम क्या करेंगे, चूर्ण पिंड स्वेद देंगे। तो चूर्ण पिंड स्वेद में कुछ सारे रुक्ष द्रव्य का चूर्ण ही होता है। और हम क्या दे सकते हैं ना, बालुका स्वेद भी दे सकते हैं, ठीक है, बालुका स्वेद भी दे सकते हैं। देखो इट इज नॉट क्लिनिकल क्लास, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, समझ में आ गया। तो स्वेदन के तीन भेद क्या क्या है अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। और वेरी इंपोर्टेंट श्लोका भी है जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में बार बार आपके एग्जाम में आता है कि आमाशय गते बाते कफे पक्वा सहस्त्रिते रुख्य पूर्व हित स्वेद स्नेह पूर्व तथैव च। इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बार बार एग्जाम में आता है। रुख्य पूर्व हित स्नेह पूर्व, रुख्य पूर्व चिकित्सा स्नेह पूर्व चिकित्सा किस में करेंगे, यदि बात दोष आमाशय में स्थित हो तो पहले रुख्य पदार्थ से युक्त स्वेदन करेंगे। तो मेरे को अब बोलो कि बात दोष अगर आमाशय में स्थित हो तो पहले रुक्षण पदार्थों से युक्त स्वेदन हम क्यों करेंगे, बोलो आप लोग। देखो ना, बात दोष अगर आमाशय में हो रहा है तो रुक्षण पदार्थ से स्वेदन करने के बाद बात का भी रुख्य कर गुण है और रुख्य पदार्थ से स्वेदन करने के बाद रुख्यता तो बढ़ जाना चाहिए, लेकिन रुख्यता घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि मेरे दोस्त इधर एक बार आप ध्यान रख लो कि सुश्रुत जी ने एक श्लोका भी बताया है कि वायु पित्तस्थान गतस्य अगर किसी के स्थान पर दूसरे चीज जा रहा है तो पहले हम क्या करेंगे ना, वो चीज का चिकित्सा पहले करेंगे। मेरे को बोलो कि हमारे ये आमाशय है, ठीक है, तो आमाशय किसका स्थान है, पित्त का स्थान है। मैं आपको बोल चुका हूं आमाशय पित्त का स्थान है, समझ में आ गया। बिकॉज मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि श्वेदो रस लसिका रुधिरम आमाशय पित्त स्थानानि तत्रापि आमाशय विशेषण पित्त स्थानम। ये एग्जाम में आता है कि आमाशय में विशेष रूप से क्या दोष रहता है, पित्त दोष। ये लास्ट बार ओपीएससी में यह आया था, द स्पेसिफिक सीट ऑफ पित्त इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, आमाशय पक्वाशय और कुछ कुछ था, तो आमाशय लेना है। तो आमाशय में स्पेसिफिकली क्या रहता है, पित्त रहता है। तो मान ले प्रकुपित वायु अगर आके आमाशय में रह जाएगा तो पहले किसकी चिकित्सा करेंगे, बोलो, पहले किसकी चिकित्सा करेंगे, पहले किसकी चिकित्सा करेंगे, पित्त का करेंगे ना वायु का करेंगे, बोलो। पहले हम किसका चिकित्सा करेंगे ना, पहले रुक्षण कर्म करेंगे, यानी पहले
वो अपना पित्त का चिकित्सा हम लोग करेंगे, वायु का चिकित्सा नहीं करेंगे। इसीलिए सुश्रुत जी उसको समझाने के लिए बोले हैं कि वायु पित्त स्थान गतस्य पित्तवत उपचार। अगर वायु पित्त का स्थान गया है तो पित्तवत उपचार, पहले किसको चिकित्सा करेंगे? पित्त को चिकित्सा करेंगे, वायु का चिकित्सा नहीं करेंगे। क्योंकि वायु को अगर चिकित्सा हम लोग करेंगे तो वायु बढ़ने की पॉसिबिलिटीज है। समझ में आ गया? तो यदि वात दोष आमाशय में स्थित हो तो पहले रुक्ष पदार्थ से युक्त स्वेदन करवाना चाहिए। इसमें वायु प्रकोप नहीं होगा, क्योंकि आमाशय का मुख्य सीट पित्त ही है। तो पित्त के लिए हम लोग इधर रुक्षण चिकित्सा दे दिए। समझ में आ गया? सेम कंडीशन, यदि कफ दोष पक्वाशय में स्थित हो तो पक्वाशय में ज्यादा क्या रहता है? अपना इंटेस्टाइन में ज्यादा क्या रहता है? पक्वाशय में ज्यादा क्या रहता है भाई? पक्वाशय में ज्यादा क्या रहता है? वायु रहता है। पक्वाशय का मेन सीट तो वायु होता है। यदि कफ दोष आके वो पक्वाशय में रह गया तो पहले किसका चिकित्सा करेंगे? तो पहले स्निग्ध पदार्थ से युक्त स्वेदन करेंगे ना रुक्षा से करेंगे? सेम कंडीशन, पक्वाशय में अगर यदि कफ दोष अगर पक्वाशय में हो तो पहले स्निग्ध पदार्थ से युक्त स्वेदन करेंगे, क्योंकि पक्वाशय का मेन सीट वायु है। पहले वायु का चिकित्सा करेंगे फिर कफ का चिकित्सा करेंगे। तो यानी ये श्लोक से हमको ये याद आ रहा है, यानी ये श्लोक से ये समझ में हमको आ रहा है कि कोई दोष कहां पे भी जाए, उसी प्लेस का जो दोष है प्रेडोमिनेंस, उसी का पहले चिकित्सा करना है, फिर बाद में दूसरे का चिकित्सा करना है। इसलिए सुश्रुत जी उसको कंक्लूड किए हैं कि वायु पित्त स्थान गतस्य, अगर वायु पित्त के स्थान गया है तो पित्तवत उपचार, पहले पित्त का उपचार करेंगे फिर वायु का। ऐसे ही अगर वात दोष अगर आमाशय में स्थित हो तो पहले रुक्ष पदार्थ द्रव्य से हम लोग स्वेदन करेंगे, ठीक है। उसके बाद तब स्निग्ध पदार्थ से स्वेदन करवाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? यदि कफ दोष पक्वाशय में स्थित हो तो पहले स्निग्ध पदार्थ से युक्त स्वेदन कराकर तदंतर रुक्ष पदार्थ से स्वेदन करना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? और एक बार मैं बोल रहा हूं, यदि वात दोष आमाशय में स्थित हो तो पहले रुक्ष पदार्थों से स्वेदन करेंगे, क्योंकि वो रुक्ष पित्त के लिए है, ठीक है। तब कराकर तब स्निग्ध पदार्थ में स्वेदन करना चाहिए, बाद में स्निग्ध करेंगे वायु के लिए। अगर कफ पक्वाशय में हो तो पहले पक्वाशय के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, पहले पक्वाशय के लिए वायु है पक्वाशय में तो स्निग्ध पदार्थ से युक्त स्वेदन कराएंगे, तदंतर कफ के लिए रुक्ष पदार्थों का हम चिकित्सा देंगे। समझ में आ गया आपका? कितना इंपॉर्टेंट है चिकित्सा के लिए, उसको याद रख लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, कौन से प्लेस में क्या क्या स्वेदन देना है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वृषण, हृदय और दृष्टि, इसमें क्या करेंगे? मृदु स्वेद देंगे, याद रख लो। वृषण, हृदय, दृष्टि में मृदु स्वेद कर लेंगे, ठीक है। और अपना मृदु स्वेद करें, हाँ, वृषण, हृदय, दृष्टि, स्वेदेत मृदु नए बा, दो चीजें। वृषण, हृदय, दृष्टि में मृदु स्वेदन करेंगे 9 बार, अगर जरूरत पड़े तो वहां स्वेदन ना करें। दो कंडीशन, वृषण, हृदय, दृष्टि में मृदु स्वेद करें, जरूरत पड़े तो ना करें। स्वेदेत मृदु 9 बार। मध्यम बंखेण, बंखेण में मध्यम स्वेदन करेंगे, ठीक है। और शेषम अंगम अगम इष्टत, और शेष जो अंग जितना रह जा रहा है उसको देख के हम लोग क्या करेंगे ना, अपना स्वेदन कर्म करेंगे। और बागवट जी क्या बोल रहे हैं? वृषण, हृदय, दृष्टि में स्वल्प स्वेद, बंखेण में अल्प स्वेद हम लोग देंगे, बागवट ये बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? स्वेदन काल में नेत्र का सुरक्षा क्या करना है ना, स्वेदन काल में हम क्या करेंगे? शुद्ध वस्त्र का टुकड़ा, गेहूं का आटा, श्वेत कमल, नीला कमल के पत्तों को आंखों के ऊपर डाल देंगे नेत्र को सुरक्षा करने के लिए। इसको याद रख लो, क्या क्या चीज है वो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। स्वेदन काल में हृदय सुरक्षा का क्या उपाय है? स्वेदन काल में हम लोग क्या करेंगे? इसको स्टेटमेंट करके भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको स्टेटमेंट करके क्वेश्चन आ सकता है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 करके क्वेश्चन आ सकता है। स्टेटमेंट 1 यह आ सकता है कि स्वेदन काल में, स्टेटमेंट 1 में आ सकता है कि स्वेदन काल में यह आ सकता है कि वृषण, हृदय, दृष्टि में मृदु स्वेद देंगे 9 बार, ना भी दे सकते हैं। स्टेटमेंट 2 में यह आ सकता है कि स्वेदन काल में वस्त्र का टुकड़ा, गेहूं, श्वेत कमल और नील कमल दिया जाता है। और जिस पुरुष के स्टेटमेंट 2 में और एक ऑप्शन आ जाएगा, जिस पुरुष का स्वेदन किया जा रहा है उसको हृदय को शीतल स्पर्श वाली मोतियों का माला, शीतल कंसा के पत्रों से, जल से गीले हुए कमल के पत्तों अथवा
जल से गीले हाथों के उसके हृदय का बार बार स्पर्श करे, स्टेटमेंट 2 में। तो आ जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, ठीक है। और इतने सारे इससे चीज आ जाएगा, तो आपको सारे चीज याद रहना चाहिए कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट में आ जाएगा। और दूसरे टाइप का एक स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट 1 कुछ रह जाता है और स्टेटमेंट 2 में क्या उसका कुछ मीनिंग देखा जाता है और बोला जाता है स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट दिस इज द राइट आंसर एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1, वो मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। और अभी हम लोग जान जाते हैं श्वेद का सीमा क्या होता है, अवधि क्या हो सकता है कि शीत और शुष्क के शांत हो जाने पर, शरीर के जकड़न यानी स्टिफनेस तथा भारीपन, गुरुत्व दूर होने पर, अंगों का मृदु होने पर, पसीना आने पर स्वेदन कर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अति स्वेदन होगा तो क्या होगा ना, पित्त प्रकोप हो जाएगा, मूर्छा हो जाएगा, शरीर सदन होगा, तृष्णा हो जाएगा, दाह होगा, अंग स्वेद अंग दौर्बल्यम, ठीक है, अति स्वेदनस्य लक्षणम, इसको याद रख लो। याद रखना आपका काम है, समझाना मेरा काम है, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्वेदन अधिक हो जाने पर चिकित्सा में क्या करेंगे ना, स्वेदन अधिक हो जाने से क्या होगा ना, उक्त तस्य शीते जो ग्रीष्मिक सर्वस्व विधि, ये स्टेटमेंट में आ सकता है, यानी आ जाएगा। ये किसके बारे में बोला गया है, अति शून्य से कर्तव्य मधुर स्निग्ध शीतल, ये क्वेश्चन में आ जाएगा। कर्तव्य मधुर शीतल, कर्तव्यो मधुर स्निग्ध शीतल इज इंडिकेटेड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ना किसमें स्वेदन के अधिक या अधिक हो जाने पर करेंगे। इसमें क्या करेंगे ना, चरक सूत्रास्त, इसमें बोला गया हाँ उक्त तस्यासितीय, तो उक्त तस्यासितीय कहाँ वर्णन किया गया है और किस संदर्भ में वर्णन किया गया है ना, तस्यासितीय नामक 6 चैप्टर में ग्रीष्म ऋतु का जो चर्या बोला गया है वो संपूर्ण चर्या को फॉलो करें। मधुर स्निग्ध और शीतल विधियां जो कहा गई है वो सारे अतिशून्य पुरुष को अडॉप्ट करने के लिए देंगे या अतिशून्य पुरुष उसको लेगा। तो इसमें 3 चीजें शॉर्ट फॉर्म MSS, क्या क्या है, मधुर स्निग्ध शीतल, समझ में आ गया। ये एग्जाम में आने का बहुत पॉसिबिलिटीज है, जैसे कि तस्यासितीय उक्त तस्यासितीय जो ग्रीष्मिक सर्वस्व विधि कहाँ वर्णन किया गया है ना, स्वेदन के अधिक हो जाने पर ना, तस्यासितीय अध्याय में ग्रीष्म ऋतुचर्या में बोला गया सारे, जैसे कि जो जो चीज बोला गया उसका अडॉप्ट करो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको चर्या में लगाओ, और मधुर स्निग्ध और शीतल विधियां जो कही गई उसका सारे अतिशून्य पुरुष को दे दो, ठीक है। अब हम लोग डिस्कशन करें सारंगधर ने क्या बोले उसके लिए, बोले कि शीतोपचार करेंगे। सारंगधर क्या बोल रहे हैं, शीतोपचार करेंगे। और काश्यप क्या बोल रहे हैं कि ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, विसर्पवत चिकित्सा करेंगे। सुश्रुत क्या बोल रहे हैं, शीतोपचार। सारंगधर सुश्रुत बोल रहे हैं शीतोपचार, और काश्यप बोल रहे हैं विसर्पवत चिकित्सा करेंगे। और चरक जी बोल रहे हैं कि अपना तस्यासित अध्याय में जो जितना ग्रीष्म ऋतुचर्या जो था उसको करो, और मधुर स्निग्ध शीतल द्रव्य को सेवन करो, उसको यूज करो आप, ठीक है। तो और अष्टांग हृदय क्या बोल रहे हैं कि स्वेदन हो जाने के बाद अष्टांग हृदय का क्या चिकित्सा बोल रहे हैं कि अतिशून्य की चिकित्सा में अष्टांग हृदय ये बोल रहे हैं कि स्तंभन करो। स्वेदन से विपरीत उपचार का नाम स्तंभन है। तो अष्टांग हृदय जी बोल रहे हैं कि भाई कि स्तंभन उपाय उधर अडॉप्ट करो, स्तंभन कर्म करो, ठीक है। समझ में आ गया, उसको एग्जाम में आ सकता है, आप इसको याद रख लो, ठीक है। अब हम ये डिस्कशन करेंगे कि स्वेदन के अयोग्य कौन कौन है, इसको याद रख लो। स्वेदन के अयोग्य रोगी एवं रोगो, उसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, उसको आपको पढ़ के याद रखना है। जैसे कि क्या है भाई, कषाय, जो कषाय रस सेवन करना है, ठीक है, वो कषाय के लिए मध्य नित्या जो रेगुलरली अल्कोहल लेते हैं, गर्भिणी, रक्तपित्त, पित्तिनंग, सौतिसारणंग, रुक्षाणंग, मधुमेही नाम। देखो एग्जाम में आने वाला चीज है मधुमेही नाम। स्वेदन के अयोग्य रोगी तथा रोग मधुमेही नाम। इसके बाद विदग्ध भ्रष्ट, स्वेदन के अयोग्य ये होते हैं, ठीक है, ये एग्जाम में आएगा। आप मधुमेही रोगी को हम स्वेदन देंगे या नहीं देंगे, स्वेदन के अयोग्य रोगी में रोग, ठीक है। और विदग्ध भ्रष्ट ब्रध्नानांग, यानी कोई इंजुरी होकर आए हो तो वहां पर डायरेक्टली हम स्टीम नहीं देंगे, ठीक है। और बीस मध्य विकारिणाम श्रांतानांग, टायर्ड होकर आए हो, नष्ट संज्ञातनांग, आप लोगों का सेंस चला गया है, स्थूलानांग, तो स्थूल और मधुमेह, ठीक है, तो स्थूल और मधुमेह इनको हम
अपना स्वेदन कर्म नहीं करेंगे, इसका मैं आपको लॉजिक दूंगा कि इसमें हम क्यों नहीं देंगे। ठीक है, कि स्थौल्य और मधुमेह में हम लोग क्या करेंगे, स्वेदन के अयोग्य है वो। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। ठीक है, पित्त महीना में हम लोग नहीं देंगे। तृष्यतंग क्षुदितानंग, जिसको प्यास लगा हो, जिसको भूख लगा, क्रुद्धानंग, जिसको एंगर ज्यादा आता हो, और सोचतनम अपी। ठीक है, और क्या, न कामोल्यदीर्णं चैव क्षतनम आढ़्य रोगिणम दुर्बल अति विशुष्कणम क्षण ओजसम तैमिराणम। ठीक है, ये सारे चीज इंपोर्टेंट है, इसको याद रख लो। ये एग्जाम में आने वाला बहुत सारे चीज है, ऐसे क्वेश्चन में आ जाएगा। विदग्ध भ्रष्ट प्रज्ञानंग विश्व मध्य विकारणम श्रांतानंग नष्ट संज्ञानंग स्थूलानंग पित्तमयीनम। ये किसका कॉन्ट्राडिकेशन है? ठीक है, स्वेदन का। ठीक है, इसको याद रख लो, ये एग्जाम में बार बार आएगा, लेकिन एक बार मैं बोल रहा हूं, याद रख लो आप, मधुमेही और स्थल्य में ये स्वेदन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि स्वेदन के योग्य रोग और रोगी क्या क्या है ना। एक बार तो आप याद रखो, सभी प्रकार के बात कफज रोग में हम लोग प्रयोग करेंगे इसको। स्वेदन का जो प्रयोग करेंगे, सभी प्रकार के बात कफज व्याधि में स्वेदन का प्रयोग करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सभी प्रकार के बात कफज रोग में हम लोग स्वेदन का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, एग्जाम में क्या आता है ना, स्वेदन प्रतिशय में करेंगे और स्वेदन मूत्राघात में करेंगे। बाकी सारा चीज है, आप लोग थोड़ा देख लेना। बात कफज व्याधि है, एक बार में याद रखो, सारे बात कफज, जब एग्जाम में आएगा तो बात कफज व्याधि देखो, स्वेदन को टारगेट करो। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है, और इसमें इंपॉर्टेंट है, गुद्रसी में देंगे, मूत्रकुच्छ में देंगे, स्वयथु में देंगे, खली सु आमेशु, आम में भी देंगे, खली और आम में भी देंगे, और सर्वांगेशु विकारेशु और बातकंटक में भी हम लोग क्या करेंगे ना, स्वेदन, हम स्वेदन कर्म कराएंगे सब लोगों को। ठीक है, और सारे डिजीज में जो नहीं बोल रहा है उसको भी आप देख लो। ठीक है, तो आमदोष क्या क्या है, जैसे कि विसूचिका, अड़सका आदि में हम लोग देंगे स्वेदन कर्म। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सारे प्रकार के वातग्न क्या क्या ड्रग्स जो है, वो वातग्न काम कौन कौन ड्रग करेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोला था कि मैं ड्रग और बोलूंगा आप लोग को। ठीक है, तो वातग्न ड्रग्स क्या क्या है ना, अपना ये जो श्लोका में पहले वातग्न ड्रग है, सेकंड वाला कफग्न ड्रग्स है। वातग्न में क्या हो गया ना, तीड़, इसको याद रखो, तीड़ मांस कुलथ अम्ल घृत तैल आमिष उदनई। ठीक है, पायस क्रूसर मांसी पिंड स्वेदंग प्रयोजित, इसको क्या करेंगे, पिंड स्वेद के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। और कफग्न के लिए क्या क्या है ना, गो, अच्छा देखो कौन सा ड्रग कफग्न होगा, जो रुक्ष प्रकृति वाला, रुक्ष गुण वाला ड्रग्स होगा। तो इसीलिए मैं बोला था कि एक हमारा स्वेदन कर्म है, चूर्ण पिंड स्वेद बोलते हैं उसको, उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, रुक्ष ड्रग्स सारे दे देते हैं, उसमें सारे रुक्ष ड्रग्स देते हैं। तो कफग्न जो ड्रग्स होगा वो तो रुक्ष ही होगा ना। तो चरक जी ने उसने कितना अच्छे तरीके से सारे कफग्न ड्रग्स यानी रुक्ष ड्रग बोल दिए। ये रुक्ष ड्रग में क्या आएगा ना, गो, उसमें क्या आएगा ना, गो खरो यानी गाय और गधा। ठीक है, गो, खरो, ओष्ट्र, बराह, अश्व, ठीक है, सकृद्वी, इन लोगों का मण हम लोग लेंगे। ठीक है, और तुषैर जब, तुष लेंगे, जब लेंगे, सिकता पांसु, सिकता तो आपको पता है। ठीक है, सिकता मतलब बालू, सैंड। तो सिकता क्या होता है, सिकता क्या होता है, बालू, सैंड होता है। पांसु क्या होता है ना, कपड़ा से छनी हुई मिट्टी, ये मृतिका जो होता है, ये मिट्टी में हम लोग क्या, मिट्टी है, और क्या है, पाषाण, पाषाण मतलब स्टोन्स, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े या पत्थर का पाउडर ले सकते हैं। ठीक है, पाषाण, करिश, ये करिश क्या होता है ना, ये करिश होता है अपना तिल आदि। ठीक है, और क्या, करिश, आयास पुटके, और क्या होगा, इन सारे द्रव्यों को पोटली से बात विकार जन के स्वेदन, बात विकारों में स्वेदन करें। समझ में आ गया ये चीज। तो अब कोई आपको क्वेश्चन पूछेगा और अब आपको एग्जाम में आएगा, और क्लिनिकली अगर रुक्ष स्वेदन देना है तो ये सारी चीजों को लेके दे दो। जहां कफ है, क्या ड्रग्स लेंगे स्वेदन के लिए, गो, खरो, उष्ट्र, बराह, अश्व, सकृत, तुषैर जबई। ये देखो, ये सारे चीजों से हम गो का ले सकते हैं, गाय का गोबर ले सकते हैं जो प्रैक्टिकली अवेलेबल है, और तुष ले सकते हैं। तुष कहाँ, धान का जो उसको निकल जाने के बाद
चावल निकल जाने के बाद जो छोटा छोटा टुकड़ा रहता है तो उसे बोलते हैं जब ले सकते हैं, जब का पाउडर हम लोग बना सकते हैं। और सिकता, पांसो, पाषाण, करिस, ये सारी चीज हम लेके पोटली बना लेंगे, उसको बोलेंगे CPS यानी चूर्ण पिंड स्वेद, उसको कफज विकार में देंगे। और बातज विकार में तिल, मांस, कुलथ, अम्ल, घृत, तैल, आमिष, उदन, पायस, क्रुसरा, मांस, ही सारे पिंड स्वेद हम बना लेंगे। ठीक है, इसको याद रख लो, जिंदगी भर ये आपके काम में आएगा। क्लिनिक में PG हो जाने के बाद आखिर तो क्लिनिक ही करोगे आप लोग ना, ट्रीटमेंट करोगे। ठीक है, तो नाड़ी स्वेद उपयोगी वाले ड्रग्स देखो कितने इंपॉर्टेंट चीज चरक बोल रहे हैं। पिंड के लिए कुछ अलग ड्रग बोले, अगर किसी को नाड़ी स्वेद देना है तो क्या क्या ड्रग्स ना, नाड़ी स्वेद में ये इंपॉर्टेंट है, ग्राम्य, अनुप, उदुक, मांसंग, पयो, बस्ते, सिरस तथा ये सारे चीज लो, ये इंपॉर्टेंट है। और इतने सारे इंपॉर्टेंट, इतना मैं जो बोला ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के और सारा चीज आप देख लो। इसमें थोड़ा थोड़ा आपको याद आएगा, मतलब एक बार ही रीडिंग कर लो उसको। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है ग्राम्य, अनुप, उदुक, मांसंग, पयो, बस्ता, सिरस तथा। ठीक है, तो ये ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है ना, तिल वाले तिल, तैल आदि द्रव्य सभी प्रकार के, यानी स्नेहन टाइप का चीज इधर बोला जाएगा जा रहा है कि स्नेहन टाइप का, जिसमें ज्यादा स्नेह हो उस टाइप का चीज आप इसमें ले लो। ठीक है, तो नाड़ी स्वेद वाला ड्रग्स ये है, इसको याद रख लो आप। इसके बाद क्या है ना, अवगाह स्वेदोपचार ड्रॉप्स, सारे चीजों का अलग अलग है। अगर किसी को अवगाह है, अवगाह क्या होता है ना, अवगाह क्या होता है, एक टब में सारे ड्रग्स रखो, उसको क्वाथा बनाओ और उसमें डुबा दो पेशेंट को, मतलब पूरा नाक मत डुबाओ, मतलब पेशेंट जहाँ डिजीज हुआ है उसको करने के लिए दे दो। तो इसमें क्या क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग क्या करें, ए तो एवं निर्जुहा प्रजुज्या जड़कोष्ठके आ सकता है। इसमें जड़कोष्ठ को क्या होता है, जड़कोष्ठ का मतलब होता है टब में, एक टब में हम रख लेंगे। स्वदनार्थ घृत, तैल, घृत, खीर, तैल। ठीक है, ये सारे चीज को हम डाल देंगे, स्निग्ध द्रव्य में डालेंगे, घृत, दुग्ध, तैल। ठीक है, घृत, खीर, तैल, ये टोप माथ में डाल देंगे और डाल के हम क्या करेंगे ना, उसको अवगाह स्वेद करेंगे। तो अवगाह स्वेद करने के लिए क्या क्या है ना, अवगाह स्वेद के लिए दो चीजें, नाड़ी स्वेद के सारे द्रव्य प्लस घृत, दुग्ध, तैल, ये सारे चीज को मिला के एक टब में डाल दो और पेशेंट को वहां डाल दो, रख दो जाके। ठीक है, और उपनाह के लिए क्या क्या है ना, उपनाह के लिए क्या क्या होता है ना, उपनाह के लिए गेहूं के छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, गेहूं के छोटे छोटे टुकड़े, जौ का आटा, इनको अम्ल कांजी तैल। ठीक है, अम्ल कांजी तैल आदि स्नेह। ठीक है, और किण्व जैसे सुरा बीज, सुरा किट्ट में पकाए और उसमें नमक डालकर उपनाह पोल्टिस का प्रस्तुत करें, इसको लगाने या बांधने से उत्तम स्वेदन हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो इसमें क्या होता है ना, अगरू आदि सुगंधित पदार्थ और सुरा किण्व, जीवंती, सोया, अतसी, कुष्ठ, तैल, इनको मिलाकर युक्तिपूर्वक उपनाह करें। तो उपनाह का इतने सारे ड्रग्स में बोल दिया। ठीक है, तो इसमें इतने सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इधर एक इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है जो एग्जाम में आता है, उपनाह को बांधने का प्रकार क्या होता है ना, उष्ण विरजय लाभे तू कौशेय अभी क साटके, कौशे अभी को साटके, इसका अर्थ ये होता है जहां स्वेदन क्रिया करनी हो उस स्थान पर उपनाह को रख कर लोम वाले दुर्गंध रहित उष्ण वीर्य वाले चमड़े से बांधना चाहिए। यदि इस प्रकार चमड़ा का उपलब्ध ना हो तो रेशम या ऊनों की वस्तुओं से उसको बांध ले, इसको याद रख लो। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे ना, उपनाह बंधन खोलने का निर्देश न, रात्रो बद्धं दिवा मुंचेत रात्रो दिवाकृतम विदाह परिहारथं। ठीक है, स्यात् प्रकर्षुस्तु शीतल, इसका अर्थ होता है रात्रि में बांधी गई उपनाह। ठीक है, रात्रि में बांधी गई उपनाह या पट्टी को दिन में, और दिन में बांधी गई पट्टी को रात में खोल दे। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लो। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट में आ जाएगा। उपनाह के लिए ये नंबर 1 उपनाह, उपनाह के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, उपनाह ऐसे आ जाएगा स्टेटमेंट 1 में, स्टेटमेंट 1 में यह आ जाएगा कि उपनाह एक स्वेदन कर्म है। स्टेटमेंट 1 में आएगा उपनाह एक स्वेदन कर्म है, और स्टेटमेंट 2 में आएगा
स्टेटमेंट 2 में आएगा उपनाह, स्टेटमेंट 1 में आएगा उपनाह एक स्वेदन कर्म है, स्टेटमेंट 2 में आएगा रात्रि में बांधी गई पट्टी को दिन में और दिन में बांधी गई पट्टी को रात में। इसको थोड़ा उल्टा कर देंगे, जैसे कि इधर कर देंगे, रात्रि में बांधी गई पट्टी को रात्रि में, दिन में बांधी गई पट्टी को दिन में खोलें, एक स्टेटमेंट रह जाएगा। और जहां उपनाह बांधी गई वहां जलन नहीं हो पाएगी। इधर और क्या आ जाएगा, एक राइट स्टेटमेंट दे देगा बी वाला। फिर यह नियम केवल उष्णकाल के लिए है, एक सी वाला स्टेटमेंट आ जाएगा, एक सी वाला स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है। और शीतकाल में इसकी अवधि परिस्थिति के अनुसार बढ़ाई जा सकती है, ये एक स्टेटमेंट है। तो कितना स्टेटमेंट बोला, स्टेटमेंट 1 में एक था उपनेह, उपनाह एक स्वेदन कर्म है। स्टेटमेंट 1 में क्या होगा, उपनाह एक स्वेदन कर्म है। स्टेटमेंट 2 में क्या आएगा, ना रात्रि में बांधी गई पट्टी को दिन में खुले, ये राइट। दिन में बांधी गई पट्टी को रात में खुले, ये राइट। पुलटिस बांधी गई या उपनाह बांधी गई जहां जलन नहीं हो पाएगी, ये राइट। यह नियम केवल उष्णकाल के लिए है, ये राइट। ये सारे स्टेटमेंट राइट हो गया। तो इसको घुमा फिरा के बोल देंगे कि रात्रि में बांधी गई रात्रि में, दिन में बांधी गई दिन में, और यहां जलन नहीं हो पाएगी, यहां जलन होगा आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखना है कि स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट 2 का ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, ए बी सी डी चारों इनकरेक्ट है, ठीक है। और डी में और कुछ ऑप्शन आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन। आप इसको थोड़ा याद रख लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कशन क्या करेंगे कि अब लोग डिस्कशन करेंगे कि हमारे जो स्वेदन का प्रकार होता है, ये स्वेदन में क्या क्या होगा ना। चरक जी ने क्या बोले, स्वेदन दो प्रकार के बोले, एक साग्नि स्वेदन, एक निराग्नि स्वेदन। साग्नि में जिसमें अग्नि दिया जाता है और निराग्नि जिसमें क्या होता है, अग्नि नहीं दिया जाता है। तो इसमें साग्नि स्वेद का जो भेद होता है, चरक ने बोले 13, काश्यप ने बोले 8 और सुश्रुत और भागवत ने बोले साग्नि का 4, यानी टुडू। टुडू मतलब क्या बोले, ताप उष्मा द्रव उपनाह, ठीक है। टुडू ताप उष्मा द्रव उपनाह हो गया। और उष्मा स्वेद का जब अंतर्गत 8 साग्नि भेद वर्णन अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान में लिखे कि उष्मा स्वेद का अंतर्गत, उष्मा स्वेद अंतर्गत 8 साग्नि स्वेद वर्णन अष्टांग संग्रह ने बोले उसको, ठीक है। तो टोटल चरक ने साग्नि कितने बोले, 13, समझ में आ गया। और साग्नि में क्या क्या है, साग्नि में आपका क्या क्या है ना, संकर प्रस्तर नाड़ी परिषेक अवगाहन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है। परिषेक और अवगाह ये कंट्रोवर्शियल चीज है। चरक जी ने परिषेक और अवगाह को साग्नि में डाले हैं। तो मैं एक फॉर्मूला आपको दे देता हूं, अप का मतलब क्या होता है, अप। मैं एक फॉर्मूला देता हूं, अप में क्या होता है ना, अप में होता है अवगाह, प में होता है परिषेक। ये बाद में कंफ्यूजन का क्लैरिटी मैं आपको दूंगा कि अवगाह और जो परिषेक होता है, ये अवगाह और परिषेक क्या होता है ना भाई, ये चरक जी ने दोनों को साग्नि में डाले। लेकिन इसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्या है ना, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी ये है कि मैं बाद में बोलूंगा कंट्रोवर्सी क्या है। ये पहला हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, जब बाद में डिस्कशन करेंगे तो अवगाह परिषेक वाले में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि संकर स्वेद पहला क्या बोलेंगे। संकर का मतलब क्या होता है ना, संकर का मतलब होता है कि मिक्स्ड, कुछ चीजों को मिलाकर हम करेंगे। तो संकर स्वेदन विधि में क्या किया जाएगा ना, वस्त्रांतरित, इसको याद रख लो, और पिंडे, इसको याद रख लो। इसका मतलब पिंड स्वेद में कहे गए द्रव्यों का विधि पूर्वक निर्माण कर उन्हें वस्त्र में रखकर अथवा उसी प्रकार शरीर में स्वेदन क्रिया की जाती है, वो संकर स्वेद होता है। तो एग्जाम में आएगा संकर स्वेद में कौन सा ड्रग लेंगे ना, पिंड स्वेद में वर्णन किया गया ड्रग्स को हम विधि पूर्वक ले लेंगे। समझ में आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद अष्टांग हृदय बोल रहे हैं, उसमें अनेक द्रव्यों का मिश्रण होता है, अतएव इसको संकर स्वेद बोला गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में आ सकता है, संकर होता है, ऐसे आ जाएगा संकर। स्टेटमेंट 1 में आएगा संकर एक स्वेदन विधि है, संकर एक स्वेदन कर्म है। साग्नि, संकर एक साग्नि स्वेदन कर्म है, ठीक है।
और स्टेटमेंट 2 में आएगा, ये आजकल का क्या हो रहा है, जैसे यूपीएससी का पैटर्न डाल रहे हैं, जैसे आईएएस के लिए, उड़ीसा सिविल सर्विस के लिए जैसा क्वेश्चन आता है आजकल ऐसे डाल देते हैं। स्टेटमेंट 2 में आएगा कि स्टेटमेंट 2 में ये आएगा, स्टेटमेंट 2 में ये आ जाएगा, उसमें अनेक द्रव्यों का मिश्रण होता है, अतएव इसको संकर बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट 2 इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। फिर क्या क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट 2 इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, और डी में नॉन आ सकता है। समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं? संकर एक स्वेदन कर्म है, और भी बढ़ा जा सकता है, संकर एक स्वेदन कर्म है जिसमें पिंड स्वेद में वर्णन किया गया सारे ड्रग्स को हम लेंगे, आ सकता है, और उसमें अनेक द्रव्यों का मिश्रण होता है, अतएव इनको संकर बोला जाता है। ये कई बार यूपीएससी सिविल सर्विस में भी आता है कि स्टेटमेंट 2 इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 का। तो आप लोग तो उसको पढ़े नहीं होंगे कि शंकर का नाम क्यों हुआ, कि शंकर नाम इसीलिए हुआ कि इनमें अनेक द्रव्यों का मिश्रण होता है। अष्टांग हृदय इसको क्लियरली लिखते हैं, ठीक है, इसको क्लियरली लिखा जाता है कि उसका नाम शंकर इसलिए हो रहा है कि उसमें क्या होता है ना, बहुत सारे चीजों का मिलन हो जाता है, यानी मिक्स करके रहते हैं। तो स्टेटमेंट 2 इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 आएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, एंड इसके साथ आएगा 2 इज राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो इसको याद रख लो। और अष्टांग संग्रह और क्या बोल रहे हैं, हृदय क्या बोल रहे हैं कि बात रोग स्थिति पिंड स्वेद स्वयं शंकराख्य, ये बोल रहे हैं बात रोग के लिए पिंड स्वेद दिया जाता है और वही शंकराख्य होता है, उसको शंकर हम बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है ना, नेक्स्ट आएगा प्रस्तर विधि। प्रस्तर विधि में क्या किया जाता है ना, उष्ण सज्जा दिया जाता है, इसको याद रख लो। इधर है के ना सज्जा ना अस्य उपस्वेदनम, इसको याद रख लो। इसमें क्या होता है भाई, सुख यानी गेहूं जौ आदि धान्य, समी धान्य, पुलाक, बेसबारा, पायस, क्रुसरा, उत्करिका, ये सारे चीजों को लेके एक पत्थर रखेंगे, पत्थर के ऊपर स्वेदनीय पुरुष को लंबाई चौड़ाई के अनुपात में फैला दें और उनके ऊपर रश्मि चादर अथवा ऊनी चादर का, रेशम और या ऊल का चादर ढक दे, उसके ऊपर सफेद या लाल रेड यानी एरंडा के पत्ते, मदार यानी अर्क का पत्ते बिछा दे। तदंतर रोगी के संपूर्ण शरीर में बातनाशक तैल का अभ्यंग कराकर उसको वो बिस्तर पर सुला दे। उसी प्रकार जो उपस्वेदन होता है उसे प्रस्तर स्वेद बोला जाता है, ठीक है। तो ये उपस्वेदन वर्ड याद रख लो आप, सज्जा शयानस्य उपस्वेदनम कहां पर बोला गया है, प्रस्तर स्वेद विधि के लिए बोला गया है, ठीक है। समझ में आ गया आपका, ये उष्ण सज्जा भी बोलेंगे हम लोग इसको। इसके बाद हम लोग डिस्कशन क्या करेंगे ना, नाड़ी स्वेद विधि का हम डिस्कशन करेंगे। ये थोड़ा अच्छा चीज है नाड़ी स्वेद के लिए। दो इंपॉर्टेंट चीज याद रख लो, एक श्लोका इधर है गज अग्र हस्त संस्थानया, ये इंपॉर्टेंट है, और सेकंड वाला है द्वि त्रि बा बिना मितोया, ठीक है, द्वि त्रि बा बिना मितोया, इसको इंपॉर्टेंट याद रख लो आप। इसका अर्थ क्या होता है ना, नाड़ी स्वेद आप कभी जिंदगी में देखा हो, नाड़ी स्वेद में क्या होता है, आजकल क्या कर रहे हैं, प्रेशर कुकर में चीज रखते हैं, उसका हुइसल खोल देते हैं, एक पाइप डाल देते हैं, उसको नाड़ी स्वेद करते हैं। लेकिन चरक जी टाइम में तो प्रेशर कुकर नहीं था ना, तो वो क्या बोले, वो बोले कि जैसे इसका अर्थ चरक जी लिखे गजाग्र हस्त संस्थान आया, इसका मतलब है कि हाथी के सूंड के आकार की ऐसी नाली का निर्माण पहले से करे जिसे चिकित्सक की इच्छा के बिना कहीं से स्वयं भाप ना निकल सके। इस नलिका की लंबाई कितना होगा, मैं इसको जिस्ट कर दिया, ये वाला चीज अब याद रखो, मैं जो लिखा हूं इधर, लंबाई क्या होगा, एक व्यायाम या हाफ व्यायाम, ये एग्जाम में आता है। मूल भाग क्या होगा, 1/4 मोटा, और अग्रभाग कितना होगा, 1/8 मोटा, इसको याद रख लो, ठीक है। यही चीज इसमें लिखा गया है। इसकी गुलाई की उक्त व्यायाम के 8वें भाग के बराबर होनी चाहिए। उसी नाली के जोड़ों के चारों ओर से जहां जहां भाप निकल का संदेह हो, भली भांति बातनाशक एरंडा आदि पत्तों का लिपटा दे। जहां देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एलिमिनेशन ऑफ स्टीम, वहां एरंडा आदि पत्तों का उसको लगा के थोड़ा अच्छी तरीके से बांध दो। इस नाली में 2 या 3 स्थानों पर इधर जो है द्वि त्रिबा बिना मितया,
इसका अर्थ क्या होता है भाई, अर्थ भी आ जाता है एग्जाम में, क्या आएगा कि इस नाली में 2 या 3 स्थानों में मोड़ हो, 2 या 3 स्थानों में जो मोड़ हो जिसमें सीधी भाप आकर, इसका इंटेंशन मोड़ क्यों रखा गया है कि स्टीम आएगा और वो मोड़ पे टकराएगा और स्पीड से निकलेगा, थोड़ा ऐसा विचुरित होकर, डिसइंटीग्रेट होकर, डाइवर्ज होकर निकलेगा, जिससे सीधी भाप आकर रोगी के शरीर में अपना फैले। यानी अगर डायरेक्ट हीट जाएगा तो रोगी में यहाँ लगेगा, एक डायरेक्ट स्पेसिफिक प्लेस पे लगेगा तो स्वेलिंग हो सकता है, ब्लिस्टर हो सकता है और अपना जैसे ये बन सकता है अपना। लेकिन ये मोड़ है ना, इसलिए टकरा टकरा के जब स्टीम आएगा तो विचुरित होकर जाएगा, इसीलिए 3 मोड़ है। समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चक्रपाणी ने नाड़ी स्वेदा का 3 प्रकार बोले हैं। ग्राम्य औषध से प्रस्तुत वातनाशक, वरुण आदि से निर्मित कफनाशक और भूतिक प्रभुत द्रव्य निर्मित वात कफनाशक। इसको याद रख लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, परिचय का विधि का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसमें 3 चीज याद रख लो। परिचय का विधि में क्या होगा, बात यानी बाती को उत्तर वातिकानम, इसको याद रख लो, बाती को उत्तर वातिकानम, कुंभी वर्षणिका, कुंभी वर्षुलिका। ये थोड़ा जूम हो जाने से मेरे को श्लोका थोड़ा अच्छी तरह नहीं दिखता है, इधर कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। एनीवे, कुंभी वर्षुलिका, इसका क्या अर्थ है ना, देखो, बातिका उत्तर वातिका ना, अर्थ यह होता है कि बातिक केवल वातनाशक, उत्तर वातिक अर्थात प्रधानतया वातनाशक, मूल फल आदि द्रव्यों का गुनगुने क्वाथ से कुंभी और वर्षुलिका। कुंभी क्या होता है ना, छोटे मुंह वाला घड़ा, छोटे मुंह वाला घड़ा। वर्षुलिका क्या होता है, जिसमें जल की धाराएं निकलती हो, जो था फुहारा, हजारा आदि से, जिसमें आप लोग वर्षुलिका देखे हो, जो गार्डनर गार्डनिंग नहीं करता है क्या, इतना बड़ा है और पाइप निकला हुआ है, उसका मुंह में थोड़ा छन्नी जैसा है, ऐसा करेगा तो पानी थोड़ा विचुरित होकर गिरेगा, उसको वर्षुलिका बोलते हैं। या प्रणाड़ी, प्रणाड़ी यानी बस्ती यंत्र, इसको बस्ती यंत्र बोलते हैं प्रणाड़ी को भरकर, तो इतने सारे ड्रग्स को उसके अंदर भरकर हम क्या करेंगे, विधिवत वातनाशक द्रव्य से सिद्ध किए तेल के वात विकार युक्त रोगी को तेल मालिश करने के बाद उसके शरीर को वस्त्र से ढककर परिसेचन करें, उसको परिसेक का मतलब होता है क्या, एक ढालन कर्म। डायरेक्ट जो मतलब क्वाथ को हम क्या करेंगे, ऐसे ढालेंगे इसके ऊपर, ठीक है, जैसे गार्डनर अपने प्लांट्स में पानी देता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, अवगाह डिस्कशन करेंगे। अवगाह क्या है, अवगाह का प्रयोग किस में करेंगे, बातरुक पित्त संसुष्ट बात में करेंगे। मैं बोला था आपको द्रवस्वेद कहां देंगे, द्रवस्वेद कहां देंगे ना, जहां बात व्याधि हो और जहां पित्त संसुष्ट बात हो, जिसमें हो। पित्त संसुष्ट बात मतलब क्या है, एक आ गया अपना मधुमेह पेशेंट, एक आ गया मधुमेह पेशेंट जिसका करपाद दाह हो रहा है, और वही मधुमेह पेशेंट में संधिवात भी है, वही मधुमेह पेशेंट में संधिवात भी है। तो संधिवात में आ गया बातो, और जो दाह हो रहा है इसमें आ गया पित्त। तो पित्त और बातों में क्या करेंगे हम लोग, ये अवगाह विधि देंगे। ऐसा कंडीशन में हम क्या करेंगे, अवगाह करेंगे। समझ में रखो भाई, ये बड़ा काम में आएगा आपका ना। वातनाशक पदार्थों के जैसे क्वाथ, दुग्ध, तैल, घृत, मांसरस, उष्ण जल से भरे हुए कोष्ठ टब में अवगाहन करें, अंगों को डुबा देना, ठीक है, वो अंगों को लेकर डुबा देना। और भावप्रकाश बोल रहे हैं उसका मात्रा 4 मुहूर्तों तक हम लोग रखेंगे उसको, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे ना, इट इज वेरी इंपोर्टेंट श्लोका। ये श्लोका का जो अर्थ है बहुत सारे बुक में रॉन्ग है, गलत है, बहुत सारे बुक्स और गाइड में गलत लिखा गया है उसका स्टेटमेंट। चक्रपाणी से ही मैं इसका वर्णन करूंगा अभी, उसको याद रख लो। चक्रपाणी जी क्या क्या डिस्कशन कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो, ये अभी डिस्कशन करेंगे क्या हम लोग, जनता का स्वेद। अच्छा मेरे को बोलो, मैं अपना ऋतुचर्या में बोला था एक ऋतु में जनता का स्वेद हम देते हैं, और ऋतु का नाम क्या है, एक ऋतु में हम जनता का स्वेद देते हैं, जिसका एक फॉर्मूला में बोला था हेजी, जिसका ऐसा नहीं होता अपना, जब ज्यादा लंग इन्फेक्शन हो जाता है तो लंग्स इन्फेक्शन होता है तो हम लोग जब एक्सरे करते हैं तो लंग्स में हेजी फीचर आते हैं।
लंग्स लुक लाइक हेजी, उसी हेजी से मैं एक टर्म लिया हूं हे जी। तो मेरे को बोलो कौन सा ऋतु अब आएगा? जी में जे, जी का मतलब जे यानी जनता का शब्द। तो है में कौन सा ऋतु था? हेमंत। तो याद रखो भाई, जनता का शब्द जब भी आएगा डाल देना हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में जनता का शब्द हेजी, लंग्स में हेजी फीचर आता है, तो हेमंत ऋतु में जनता का शब्द हम देंगे। और ये जनता का शब्द का विधि क्या होता है ना, देख लो। इसमें श्लोका में क्या है देखो ना, पहले जलाशयनम अन्यतमस्य कूले दक्षिणे पश्चिमे बा शुपतीर्थे, दक्षिण पश्चिमे बा शुपतीर्थे, शुपतीर्थे ये इंपोर्टेंट है, सु सम सुविभक्त भूमि भागे, ये कंडीशन है। ये जनता स्वेदन के लिए जो हम जनता स्वेदन का इंस्ट्रूमेंट जहाँ बनाएंगे उसका क्या होना चाहिए, कहाँ बनाना चाहिए, उसका स्पेसिफिक लोकेशन क्या होना चाहिए। पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, जलाशयनम अन्यतमस्य कूले दक्षिणे पश्चिमे बा सुपतीर्थे सम सुविभक्त भूमि भागे, ये कंडीशन है। और क्या है, सप्त सप्त अष्टौ बा अरत्नी उपक्रम्य उदकात प्रांग मुख उदंग मुखं बा अभिमुख तीर्थम कुटागारो कारयत। इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब एक कुटी हम प्रस्तुत करेंगे, कुटागार, कुटागार मतलब एक गृह टाइप का कुटीर टाइप का बनाएंगे वो सदन कर्म के लिए, इनमें 4 दिग का वर्णन किया गया है। एक दिग है दक्षिण पश्चिम में, फिर एक दिग है प्रांग और उदंग, पूर्व और उत्तर। तो अगर आप लोग ये दिग का समझ ठीक से नहीं आएगा तो आंसर आप कर नहीं पाओगे। कहीं जगह पे बहुत सारे जगह पे गलत लिखा हो, इवन बुक में भी क्लैरिफिकेशन नहीं है उसका, ठीक है। तो मैं और एक बार पढ़ा देता हूँ। वो कुटी अगर बनाना है, ये कुटी बनाना है तो कैसे क्या करेंगे, पहले जलाशयनम अन्यतमस्य कूले दक्षिण पश्चिमे बा शुपतीर्थे सम सुविभक्त भूमि भागे सप्ताष्टौ बा रत्नी उपक्रम्य उदकात प्रांगमुख उदंगमुख बा अभिमुख तीर्थार्थं कूटागारं कारयत। तो कुल मिला के ये अर्थ होता है कि हम कूटागार कहाँ बनाएंगे। देखो ये चक्रपाणी टीका से मैं पूरा कंप्लीटली लिख दिया हूं, उसको याद रख लो। ये कूटागार कहाँ करेंगे ये वर्णन किया गया है कि पानी से 7 या 8 हाथ पीछे हटकर जलाशय के पश्चिम किनारे पर पूर्वाभिमुख अथवा जलाशय के दक्षिण किनारे पर उत्तराभिमुख कूटागार बनाएं। तो मैं आपको डायरेक्शन देता हूं, अभी देखो। मान लो, हाँ, मान लो ये होता है अपना ईस्ट, ये होता है अपना वेस्ट, ये होता है अपना नॉर्थ, ये होता है अपना साउथ। तो क्या बोला जा रहा है, पानी से, और इधर एक तालाब है, ठीक है, इधर एक तालाब है, अंदर एक तालाब है, पानी है, अंदर पानी है, जल है इधर, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से मैं इसलिए समझा रहा हूं, ये इधर जल है, इधर एक तालाब है, पानी है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। क्या बोला गया, पानी से 7 या 8 हाथ पीछे हटकर। तो पानी से हम लोग क्या करेंगे, 7 या 8 हाथ पीछे हटेंगे, ठीक है। तो पानी से इधर 7, पानी से इधर 7 या 8 हाथ पीछे हटेंगे। तो हमको याद ये आ रहा है कि ये कूटागार, अगर हम ये स्वेदन के लिए अगर कूटागार हमको बनाना है तो पानी जरूर रहना चाहिए, इसमें स्टेटमेंट आ सकता है। तो पानी से 7 या 8 हाथ पीछे हटना चाहिए, हटकर जलाशय के पश्चिम किनारे पर, जलाशय के पश्चिम किनारे पर। तो मेरे को बोलो, ये अगर आपका जलाशय होगा तो उसका पश्चिम किनारा क्या होगा, ये जलाशय का पश्चिम किनारा क्या होगा,
ये होगा वेस्ट। तो जलाशय के पश्चिम किनारे पर, ये वेस्ट रीजन पर पूर्वाभिमुख, ठीक है। तो जब कुटी बनाएंगे तो ये जलाशय से 7 या 8 हाथ छोड़कर इधर कुटी रखेंगे, जिसमें वो कुटी क्या करेगा ना, ये जो कुटी, ये कुटी वेस्ट मतलब इधर कुटी बनाएंगे हम। मैं कुटी बना देता हूं आपको एक। मान लीजिए कुटी हम इधर बनाए, इधर स्वेदन कर्म हम करेंगे, ठीक है भाई। कुटी बना लिया, इधर स्वेदन कर्म करेंगे हम। स्वेदन कर्म करने के लिए कुटी बना लिया मैं, ठीक है। इसको और थोड़ा मैं इंटरेस्टिंग कर देता हूँ, ठीक है। ये अभी हमारा कुटी बन रहा है, ठीक है। ये कुटी, तो क्या बोला गया ना, पानी से 7 या 8 हाथ पीछे हटकर। तो ये हो गया पानी, पानी से 7 और 8 हाथ हम पीछे हट गए, हटकर जलाशय के पश्चिम किनारे पर। तो ये जलाशय का अगर ये ईस्ट होगा तो ये वेस्ट में हो गया, पश्चिम किनारे, ठीक है। पश्चिम किनारे पर ये हो गया अपना वेस्ट, ये वेस्ट रीजन पे पश्चिम किनारे पर पूर्वाभिमुख। पश्चिम किनारे पर पूर्वाभिमुख का मतलब क्या ना, ये जो कुटी बनाएंगे ये जलाशय की ओर पूर्वाभिमुख करेगा। उसका जो मुंह जो ये, इसका जो फेस, कुटी का जो फेस वो जलाशय की ओर रहेगा। समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, अथवा और ये हो सकता है एक डायरेक्शन, और दक्षिण किनारे पर ये हो गया साउथ, यहां हम बना सकते हैं। नहीं तो ये कुटी को और हम कहां बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं। नहीं तो ये कुटी को हम इधर बना सकते हैं, नहीं तो ये कुटी को हम इधर बनाएंगे। और दक्षिण किनारे पर, और जलाशय के ये दक्षिण किनारे पर कितने, वही सेम चीज 7 या 8 हाथ छोड़कर। तो ये जलाशय से फिर 7 या 8 हाथ छोड़ देंगे, इधर 7 या 8 हाथ डिस्टेंस में, 7 या 8 हाथ डिस्टेंस में, इधर में भी 7 या 8 हाथ डिस्टेंस में बनाए थे। तो दक्षिण में भी 7 या 8 हाथ डिस्टेंस में हम लोग करेंगे, उत्तराभिमुख का कुटागार बनाए। और ये कुटागार को किसकी ओर बनाएंगे, उत्तराभिमुख। मतलब ये कुटागार का मुंह रहेगा जलाशय की ओर। तो इसमें कितना इंटरेस्टिंग चीज चरक बोल रहे हैं कि कुटागार अगर बनाना है तो एक कुटागार का जो मुंह जलाशय की ओर क्यों रहेगा, इसीलिए ताकि स्वेदन किसी का अगर ज्यादा हो रहा है, तो स्वेदन किसी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इतना पानी तो नहीं मिलेगा उसको हमको ट्रीटमेंट करने के लिए, तो तुरंत वो जलाशय की ओर चला जाएगा। अगर वेस्ट रीजन में कर रहे हो तो मुंह वेस्ट ओर रहेगा, जलाशय की ओर इसलिए रहेगा कि तुरंत जलाशय की ओर जाएगा। और अगर साउथ में कर रहे हो तो ये तुरंत भाग के जलाशय की ओर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं ये चीज अभी और एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि पानी से 7 या 8 हाथ पीछे हटकर इधर पानी रहेगा, पानी से 7 या 8 हाथ पीछे हटकर जलाशय के पश्चिम किनारे पर, ये जलाशय का हो गया वेस्ट रीजन, पश्चिम किनारे पर पूर्वाभिमुख, यानी ये पूर्व की यानी जलाशय की ओर मुंह करके रहेगा, पूर्वाभिमुख और रहेगा। अथवा जलाशय के दक्षिण किनारे पर, ये हो गया दक्षिण किनारे पर एक कुटी बनाएंगे, फिर 7 से 8 हाथ नहीं छोड़ के उसको उत्तराभिमुख रहेंगे, मतलब वही जलाशय का रहेगा, ठीक है। और ऐसे करके हम कुटियां बनाएं। इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है कि जलाशय में ये जो अपना दक्षिण और पश्चिम है, बात सुपतीर्थ, ये सुपतीर्थ क्यों बोला गया है, इधर डायरेक्शन के लिए सुपतीर्थ क्यों बोला गया है, दक्षिण पश्चिम के साथ सुपतीर्थ किस लिए बना गया, वर्णन किया गया ना, इसीलिए वर्णन किया गया कि तीर्थ यानी पवित्र स्थान कुटागार के सामने पूर्व या उत्तर दिशा में हो। समझ में आ गया। यानी आप लोग ये डायरेक्शन बनाने के लिए चरक जी ने इसीलिए बोले ताकि ये जो डायरेक्शन, इनका जो मुंह ना पवित्र स्थान की ओर रहना चाहिए, मतलब तीर्थ। ये तीर्थ का मतलब यह है कि ये कुटागार का जो हम सामना कर रहे हैं जल की ओर, तो इसका अर्थ यह है कि ये तीर्थ यानी पवित्र स्थान कुटागार के सामने पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। तो इसका मतलब पवित्र स्थान क्या होगा, मंदिर। मंदिर कुटागार के सामने होना चाहिए, पूर्व या उत्तर दिशा पर।
तो इधर क्या हुआ था, वेस्ट था, इधर क्या वेस्ट में कूटागार बनाए थे, इधर हम साउथ में भी कूटागार बनाए थे, है कि नहीं, इधर हम साउथ में भी कूटागार बनाए थे, और रह गया था बाकी क्या चीज, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट बाकी रह गया था। नॉर्थ और ईस्ट के लिए चरक जी ने क्या बोले कि भाई नॉर्थ और ईस्ट यानी पूर्व यानी उत्तर दिशा में क्या रखेंगे, तीर्थ स्थान रखेंगे। तीर्थ मतलब मंदिर रखेंगे, क्या रखेंगे ना, इधर मंदिर रहेगा भाई, इधर मंदिर रहेगा। कितना इंटरेस्टिंग चीज है देखो, हाँ, इधर क्या रहेगा, मंदिर रहेगा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, जिंदगी में कभी भूल होगा, जिंदगी में कभी भूल होगा, कभी जिंदगी में भूल नहीं होगा। तो पूर्व और उत्तर दिशा का वर्णन किस अर्थ में किया गया है, पवित्र स्थान के अर्थ में वर्णन किया गया कि पूर्व और उत्तर दिशा का अर्थ यह है कि तीर्थ या पवित्र स्थान कूटागार के सामने पूर्व या उत्तर दिशा में हो। और दक्षिण और पश्चिम किस लिए वर्णन किया गया है ना, पानी से 7 या 8 रत्न पीछे हटकर जलाशय के पश्चिम किनारे पर, ये किनारे पर पूर्वाभिमुख, इधर पूर्वाभिमुख करेंगे तो ये डायरेक्ट सामना करेगा ये मंदिर को, इसीलिए समझ में आ गया। अथवा जलाशय के दक्षिण किनारे पर, ये था दक्षिण किनारे पर, वही 7 और 8 रत्न छोड़ के करेंगे उत्तराभिमुख, मतलब इधर अगर उत्तराभिमुख करेंगे तो इधर मंदिर दिखेगा आपको, ठीक है। तो जलाशय के पश्चिम और दक्षिण 7 और 8 रत्न छोड़ के, और उत्तर और पूर्व में रहेगा तीर्थ स्थान, तो वो यानी मंदिर रहेगा। तो ये सारे चीजों का डिस्कशन का एक ही मेरा मुद्दा था, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा इतना क्लैरिटी। याद रखो, ये पिक्चर को आप अच्छी तरीके से बना लो अपने कॉपी में। किसने बोला चरक प्रैक्टिकल नहीं है, मैं बोल रहा हूं पूरा प्रैक्टिकल है चरक, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि दिग को लेके, अगर अपना जनता के शोध में दिग को लेके क्वेश्चन आएगा तो अब दिग आपका समझ में आ गया होगा, मेरे को समझ में आ रहा है कि जलाशय नाम अन्यतमस्थ कूले दक्षिण पश्चिमे वा सुतीर्थे सुपतीर्थे सम सुविभक्त भूमिभागे सप्ताष्टो वा रत्नी उपक्रमे उदकात प्रांग मुख उदंग मुखं वा अभिमुख तीर्थ कूटागारं कारयेत, ठीक है। कूटागार इसे बनाएंगे, उच्छेद विस्तारत परमत्नी षोडश, ये क्या होता है ना, उसका उच्छेद और विस्तार, इसका उच्छेद और विस्तार का मतलब क्या होता है ना, उच्छेद और विस्तार का मतलब ये होता है कि उसका ऊंचाई और विस्तार यानी हाइट और विड्थ, ठीक है, कितना होना चाहिए, हाइट और विड्थ कितना होना चाहिए ना, ये हो गया 16 रत्नी, ये भी हो जाएगा 16 रत्नी, समझ में आ गया। तो ऊंचाई यानी हाइट और विस्तार यानी विड्थ, ठीक है, ये कितना होगा ना, 16 रत्नी 16 रत्नी, याद रख लो आपको, ठीक है। तो ये होगा 16 रत्नी और 16 रत्नी, इसको याद रख लो आप, ठीक है। और ये जो कूटागार बनाएंगे मैंने आपको बोला था, इसका हाइट और विड्थ कितना होगा, कितना प्रैक्टिकल चीज देखो, इसका हाइट, ये होगा हाइट भाई, ये कितना होगा 16 रत्नी, ठीक है, 16 रत्नी, और इसका विड्थ कितना होगा, वो भी होगा 16 रत्नी, ठीक है, समझ में आ गया आपका। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, इसके बाद डिस्कशन क्या करेंगे ना, हाँ, और इसमें क्या रहेगा ना, चतुष्किसुक मात्र, चतुष्किसुक मात्र पुरुष प्रमाणं मृतमय कंदु संस्थानं बहु सूक्ष्म छिद्रम, कितना इंपॉर्टेंट चीज, इतने सारे चीज रहना चाहिए। चतुष्किसुक मात्र पुरुष मात्र मृतमय क्रंदु संस्थान बहु सूक्ष्म छिद्र, इसका अर्थ क्या होता है ना, इसका अर्थ होता है ये ना, इसका अर्थ ये होता है कि चारों ओर से गोलाकार, चतुष्किसुक मात्र होता है चारों ओर से गोलाकार होगा, इसकी दीवार मिट्टी से बनी हुई हो, अनेक मुखा, इसमें बहुत सारा मुखा यानी झरका यानी विंडो रहेगा इस कूटागार के भीतर चारों ओर, ठीक है। और एटा ये बाह्य, इन्हें बाहर की ओर में बोला, और अंदर में क्या रहेगा ना, इस कूटागार के भीतर की चारों ओर मिट्टी यानी दीवार के साथ साथ एक हाथ ऊंची और 1 हाथ चौड़ी पिंडिका जैसा बना है, जिसका
विस्तार दरवाजा तक हो। इसका अर्थ क्या है, देखो ये जो कुटी बना, यहां पे एक झरका है, यह दरवाजा, मतलब ये जो कुटी बना, ये कुटी का विंडो किधर है, देखो ये कुटी का विंडो इधर है, ये कुटी का विंडो इधर है, ठीक है, ये कुटी का विंडो इधर है। तो एक कुटी के अंदर हम क्या करेंगे, अंदर एक पिंडिका बनाएंगे, अंदर एक पिंडिका बनाएंगे। ये एक मैं पिंडिका बना लिया। ये पिंडिका क्या होगा ना, एक हाथ इसका, ये पिंडिका का क्या होगा, ये पिंडिका क्या है, ये पिंडिका बोला गया है कि 4 हाथ लंबे और चौड़े। ये पिंडिका क्या होगा ना, 1 हाथ ऊंची और 1 हाथ चौड़ी पिंडिका बनाएंगे। इसमें एक पिंडिका बनाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, 1 हाथ हाइट रहेगा, ठीक है, 1 हाथ हाइट रहेगा और 1 हाथ हाइट रहेगा और 1 हाथ चौड़ा रहेगा, 1 हाथ हाइट रहेगा और 1 हाथ चौड़ा रहेगा। मैं क्यों बोला, पिंडिका बनाएंगे, ठीक है, जो, हाँ, पिंडिका बनाएंगे जो 1 हाथ हाइट और 1 हाथ चौड़ा रहेगा, ठीक है। हाइट रहेगा 1 हाथ, चौड़ा रहेगा 1 हाथ। और ये पिंडिका क्या होगा ना, दूर की ओर मुंह कर रहा होगा, क्योंकि ये सारे इंटेंशन है जब अंदर ये पिंडिका के ऊपर कौन बैठेगा, ये पिंडिका पर कौन बैठेगा भाई, आप बैठोगे ना इसके ऊपर, तभी तो स्वेदन होगा। ये पिंडिका के ऊपर आप ही बैठोगे तब स्वेदन होगा। जब स्वेदन ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा ना, तुरंत ये खिड़की खोलेगा और पेशेंट आ जाएगा, क्योंकि इसको बोला गया है कि विंडो की ओर रखने के लिए। और जब आ जाएगा तो आगे क्या है ना, जलाशय भी है। समझ में आ गया, इसका इंटेंशन चर का यही है। इसके बाद क्या है, और क्या है, इस कुटागार के बीच में 4 हाथ लंबे और चौड़े पुरुष की ऊंचाई के बराबर ऊंचा मिट्टी द्वारा रचित कंदू की आकृति का, जिसमें अनेक छोटे छोटे छिद्र हों, ऐसा ढकना रहित अंगारों का कुष्ठ रूपी खंबे की रचना किया जाए। तो ये बोला जा रहा है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये कुटागार के, ये तो कुटागार बना गया, फिर कुटागार के बीच में क्या होगा ना, इस कुटागार के बीच में 4 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा पुरुष की ऊंचाई, यानी पुरुष का ऊंचाई कितना होगा, 3.5 हाथ, ये एग्जाम में आता है, 3.5 हाथ के बराबर ऊंचा मिट्टी द्वारा रचित है कंदू। आपने कभी भट्टी देखे हो जहां तंदूरी बनाया जाता है, तंदूरी का भट्टी देखे हो, तो तंदूरी का भाटी जैसा एक बनाएंगे, उसका रहेगा 4 हाथ लंबे चौड़े पुरुष की ऊंचाई के बराबर, वो भट्टी इधर इसके अंदर रहेगा, ठीक है, वो भट्टी इसके अंदर रहेगा। क्या कलर बचा है, हाँ, ये भट्टी इसके अंदर रहेगा, ठीक है। ये भट्टी के अंदर आपके नीचे अपना जो ये मैं बोला, ये चीज बनाएंगे, फिर आगे की ओर आपका रह जाएगा क्या ना, अपना विंडो रहेगा। और ये जो भट्टी बनाएंगे, ये भट्टी में क्या होगा ना, छोटे छोटे झरके रहेंगे। ये भट्टी में क्या होगा, जब भट्टी बनाएंगे तो भट्टी में छोटे छोटे छिद्र रहेंगे, ये भट्टी में छोटे छोटे छिद्र रहेंगे, ठीक है भाई, ये भट्टी में छोटे छोटे छिद्र रहेंगे। इसके बाद क्या होगा, और जिसके अनेक अनेक छोटे छोटे छेद हों, ऐसा एक ढकना सहित अंगारों का कोष्ठ रूपी खंबे की रचना कराएं। और इसमें अंगारों का एक क्या रहेगा, ऐसा एक ढकना सहित अंगारों का कोष्ठ, ढकना सहित अंगारों का कोष्ठ रूपी उसमें अंदर रहेगा, एक ढकना रहित अंगारों का कोष्ठ रहेगा। अब आया तो अंगारों में जब आग जलेगा तो पर्सन जो बैठा हुआ है उसके अंदर उसका स्वेदन होगा, ठीक है। यदि तुम्हें अधिक पसीना होने लगे, अब आएगा, इतने सारे चीज में क्यों वर्णन किया, क्योंकि यदि तुम्हें अधिक पसीना होने लगे, उसके कारण मूर्छा, बेहोशी, घबराहट भी हो जाए, तो तुम इस पिंडिका को तब तक ना छोड़ना, तब तक श्वास प्रश्वास का क्रम चलता रहे। देखो, ये रीजनिंग एसरेशन में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, ठीक है। तो जब तक आपका श्वास प्रश्वास चलता रहे, तब तक उसी में आप वही इसमें बैठा रहना। आप अब तो पिक्चर आपके सामने है ना, तब तक इसमें आप बैठा रहना, जब श्वास प्रश्वास आपका चलता रहे, बैठना रहना, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे,
हाँ, इसके बाद क्या होगा, कुछ मैं कंडीशन आपको दे रहा हूं। नंबर 1, शरीर का कफ पिघल कर निकल चुका हो। 2 नंबर में क्या होगा, पसीने का चिपचिपापन भली भांति दूर हो गया हो। इसको याद रखो, ये कंडीशन से सारे। 3, सभी रोमकूपों स्रोतों के मुख जो पहले कफ के कारण अवरुद्ध हो गया खुल गया हो। ये फिर 4 नंबर में क्या, शरीर में हल्कापन आ जा रहे हो। 5 में क्या ना, विबंध, स्तंभ, सुप्ति, वेदना, गौरव के दूर हो जाने पर उसी पिंडिका के सहारे से दरवाजा के पास चले आओ। उसी पिंडिका के सहारे पर, पिंडिका याद है, मैं पिंडिका बोला हूं ऑलरेडी, पिंडिका के सहारे पर दरवाजा किया, चले आओ। इसी पिंडिका के सहारा पर येलो वाला पिंडिका के साथ दरवाजा को आ जाएंगे। दरवाजा येलो वाला दरवाजा है, दरवाजा की ओर चले आएंगे। ठीक है, दरवाजे चले जाओ। बाहर आते ही आंखों को सुखा देने की दृष्टि से उनकी शीतल जल से मत धोना। बाहर आके शीतल जल से मत धोना। थोड़ी ही देर बाद जब गर्मी और थकावट का घबराहट दूर हो जाए तब गुनगुने जल से विधि पूर्वक स्नान करके भोजन करना। यह जनता का स्वेद विधि है। ठीक है, तब गुनगुने जल से विधि पूर्वक स्नान करके भोजन करना। तो कितना क्लैरिटी के साथ चरक दे रहे हैं। इधर देखो भाई कि जलाश्रय बनाया गया, वहां ये बनाया गया, इसका अर्थ ये है कि सारे प्रिकॉशन लेके बनाए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम डिस्कशन करेंगे, और ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा। ठीक है, खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे अस्मग्न स्वेद विधि। ये अस्मग्न स्वेद विधि में क्या है ना, लेटे हुए पुरुष के प्रमाण लंबाई चौड़ाई के अनुसार घना दृढ़, जो आंच के लगने पर मतलब टूट फूट ना जाए वो वाला चीज, पत्थर की शिला लें, उसके ऊपर वातनाशक लकड़ियों को जलाकर अंगारों को हटाकर तदनंतर गर्म पानी से पोंछकर उस शिला को साफ कर दें। तत्पश्चात उस शिला के ऊपर रेशमी या ऊनी चादर बिछा दें। संपूर्ण शरीर में भल भांति तेल लगाने वाले पुरुष को लेकर उसके ऊपर रख देंगे, और इसको रख देने के बाद उसके ऊपर क्या करेंगे, रेशमी चादर अथवा सूती चादर आदि का कंबल को घोट दें। इसी प्रकार सुखपूर्वक शोधन हो जाता है। उसका नाम है अस्मग्न स्वेद कर्म बोलते हैं। ठीक है, टाइम 1 याम इसका। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कर्सु स्वेद विधि। एग्जाम में आता है कर्सु स्वेद विधि। इसमें क्या होता है, पलंग के नीचे कर्सु नामक गड्ढे को खुदा दें। खुद जाने के बाद धुएं से रहित, ये इंपॉर्टेंट है, धुएं से रहित जलते हुए अंगारों से उस गड्ढे को भर दें और उसके ऊपर सज्जा को रखकर रोगी को लेटा जाए। उसी प्रकार सुखपूर्वक मतलब अपना स्वेदन हो जाता है। ठीक है, इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस कुछ नहीं, आप खुद पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुटी स्वेद। कुटी स्वेद क्या होता है ना, इसको आप याद रख लो, ये इंपोर्टेंट है। अनति उच्छेद विस्तारं, इंपोर्टेंट, वृत्ताकार आलोचनम, इंपोर्टेंट, और हसंतिका भी, इसको इंपोर्टेंट, जिसकी ऊंचाई और चौड़ाई अधिक ना हो, ऐसी गोल झरकों से रहित मोटी दीवार वाली एक कुटी बनाकर उसको कूट आदि मतलब कुष्ठ आदि के उष्णविरज तथा सुगंधित पदार्थों का लेप कर दे। इस कुटी के बीच में चिकित्सक एक सज्जा की व्यवस्था कर दे जो अच्छी तरह बिछी रहो। उस सज्जा के चारों ओर अंगारों से पूर्ण अंगीठियां रख दें। मतलब क्या करेंगे, हसंतिका, सज्जा के चारों ओर से अंगारों से पूर्ण अंगीठियां रख दें। अंगार से पूर्ण हुआ एक मतलब हसंतिका टाइप का एक जगह पर ऐसे रख देंगे, जैसे हम झूना नहीं लगा था घर में, ऐसे एक एक करके हम रखा देंगे। ठीक है, तदंतर रोगी वातनाशक तेलों की मालिश करके उस सज्जा पर प्रावार यानी ओढ़नी, अजिन मृगचर्म, कौसे यानी रेशमी दुपट्टा, कुथ पेंटेंट क्लॉथ, सर्विंग एजेंट, एलिफेंट्स हाउसिंग और कारपेट, पता है आपको, कंबल, गोणिका आदि को ओढ़कर उस प्रकार सुखपूर्वक शोधन करें। इसको याद रख लो। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे हसंतिका। हसंतिका एग्जाम में आएगा, चक्रपाणी इसको क्या बोले, हसंतिका अंगारधानिका। अंगारधानिका मतलब एक, जैसे आप लोग देखे हो बड़े बड़े ऐसे कड़ा टाइप का जिसमें अंगार रखे जाते हैं, उसको हसंतिका बोला जाता है। ठीक है, हसंतिका अंगारधानिका, याद रख लो उसको, चक्रपाणी बोल रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं। उसके बाद भूस्वेद विधि। भूस्वेद विधि में क्या होता है, जो अस्मग्न विधि, अस्मग्न स्वेद की विधि कही गई है, वही विधि आदि साफ सुथरी समतल तथा निवात भूमि में ऐसा कर लो। इसमें इंपोर्टेंट रॉकेट साइंस नहीं है, अब रॉकेट साइंस आ रहा है। ठीक है, कुंभिस्वेद विधि। हाँ ठीक है, उसमें क्या करेंगे, इसको याद रख लो, अर्धभागं त्रिभागं व स्वयं तत्र चौपरी, ये एग्जाम में आएगा। इसमें क्या होगा ना, वातनाशक औषधियों के क्वाथ से भरे हुए घड़े को
2 या 3 हिस्सा भूमि में दबा दें, उसके ऊपर पलंग, खटिया अथवा जलीय जालीदार कुर्सी की पीढ़ा को रख दे, उस पर अधिक घना बिछौना या आसन ना बिछाएं। ऐसे करके उसको बातनाशक तलब मतलब उसका रोगी को मर्दन करके वो अपना स्वेदन करे, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, उसको आप घर में पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद कूप स्वेद विधि क्या होगा ना, कूप शयन विस्तारंग द्विगुणंग चापी वेदत, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है ना, शयन पलंग या चारपाई की लंबाई चौड़ाई की समान लंबा और चौड़ा तथा इसे दुगुना गहरा कूप, ठीक है, खोदें। तदंतर उक्त गाढ़े को साफ सुथरा कस लें, उसमें हाथी, घोड़ा, गाय, गधा, ऊंट का सूखा गोबर भर दे तथा आग लगा दें। जब गोबर भली भांति जल जाए, धुआं रहित, इंपोर्टेंट इसमें एग्जाम में आता है, यह धुआं रहित होता है, धुआं रहित हो जाए तब उसके ऊपर पलंग रखकर उस पर बिस्तर बिछा दें, ऐसे होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा ना, इसके बाद होगा होला का विधि है, लास्ट विधि है। इसमें इंपोर्टेंट क्या है ना, धितिकांग तु करिशाणांग शयनांत प्रमाणेन, पलंग या चारपाई के भीतर की नाप से अनुसार एक धितिका तैयार करें, उसमें हाथी, घोड़ा आदि प्राणियों का सूखा गोबर भर कर जला दें। जब जब भली बातें जलकर धूमरहित हो जाए तब उस पर चारपाई रख दें, उसके ऊपर बिस्तर बिछाकर बातर तैल मालिश किए हुए रोगी के सूखा करें। इसी तो हम करेंगे क्या, ये होला का शब्द हो गया, इसको याद रख लो, और रॉकेट साइंस नहीं है। तो 10 निराग्नि शब्द हम डिस्कशन करेंगे। निराग्नि शब्द 10 क्या होता है, व्यायाम उष्ण सदनम, ठीक है, गुरु प्रश्रवणं क्षुधा, बहुपानं भय क्रोध, उपनाह, ठीक है, उपनाह और आहव आतपा। उपनाह आहव, आहव का मीनिंग पूछा जाता है एग्जाम में, युद्ध और आतपा इसको बोला जाता है। और इसमें मैं बोला था कि कंफ्यूजन में दूर करूंगा, ये उपनाह शब्द को चरक ने किसमें डाले, चरक ने ये उपनाह को निरग्नि शब्द कहा है, ठीक है, चरक ने उपनाह शब्द को निरग्नि शब्द में डाल दिया वो, लेकिन सुश्रुत ने क्या किया, उसको अग्नि शब्द में डाले। ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, चरक ने उपनाह को निरग्नि में डाले, सुश्रुत ने अग्नि में डाले। इसके बाद क्या है ना, इसके बाद अपना और एक क्या है ना, चक्रपाणी क्या बोल रहे हैं, उपनाह द्विविध, चक्रपाणी बोल रहे हैं उपनाह 2 प्रकार का होता है, एक साग्नि अनग्निश्च, एक साग्नि होता है, एक निरग्नि होता है। साग्नि क्या होता है, तत्र जो साग्नि उपनाह स शंकर एवं बोधय, मतलब साग्नि उपनाह इसको इसलिए बोला गया कि अग्नि दे के उसका उपनाह हम करेंगे, जो शंकर स्वेद जैसे बोला गया इसको फॉलो करो इसमें। और जस्तु अग्नि बलत्वेन शरीरो धारष्ण कृत्वा, और अनग्नि या निरग्नि जो उपनाह होगा इसमें क्या होगा ना, वो उपनाह हम इसलिए देंगे क्योंकि हमने हमारे शरीर का उष्मा का, त्वचा का जो उष्मा है उसी में वो काम बन जाता है, इसलिए जस्तु अग्निबलत्वेन शरीर उष्ण रुदन कृत्वा स्वेदयति सैव बोधय, इसी में स्वेदन हो जाता है। भाई इसको याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उपनाह को किस में लिखे हैं ना, इसको चरक ने निराग्नि शब्द कहा है, किंतु उस उपनाह सुश्रुत के मत से अग्नि शब्द, और अष्टांग हृदय भूत साग्नि निराग्नि, चक्रपाणी भी भूत साग्नि निराग्नि, समझ में आ गया। इसके बाद क्या है ना, स्वेद का उपसंहार परिगणना हम करेंगे, अभी खत्म होने वाला है अभी, ठीक है। 3 चीज हम डिस्कशन करेंगे, संयुक्त अग्निगुणैर्न, संयुक्त अग्निगुणैर्न च एकांग सर्वांगगत स्निग्ध रुक्षस्तथैव त्रिविधं द्वंद्वं। तो एग्जाम में बहुत बार आता है, व्हाट इज त्रिविध द्वंद्व, त्रिविध द्वंद्व ये होता है, क्या होता है ना, त्रिविध द्वंद्व होता है संयुक्त अग्निगुणैर्न, ये होता है 2, यानी साग्नि और निराग्नि, यानी साग्निस्वद निराग्निस्वद, साग्निस्वद निराग्निस्वद, ये एक द्वंद्व हो गया, ये एक द्वंद्व, द्वंद्व मतलब 2 को मिलाकर और क्या होता है उसको द्वंद्व बोलते हैं। तो साग्नि और निराग्नि ये एक द्वंद्व होता है, और एकांग सर्वांग ये एक मिला के द्वंद्व होता है 2, स्निग्ध रुक्ष ये एक मिला के 2। तो इसमें कितना द्वंद्व में बोला, 3 द्वंद्व। एक हो गया संयुक्त साग्नि अग्नि वाला द्वंद्व, द्वंद्व किसको बोलते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूं बात पित्त द्वंद्व दोष, पित्त कफ द्वंद्व दोष, जब सारे बात पित्त कफ मिल जाता है तो सन्निपाती हो जाता है। तो 2 एक एक करके जब कंपैरिजन किया जाता है तो उसको द्वंद्व बोलते हैं। तो साग्नि निराग्नि एक द्वंद्व, एकांग सर्वांग बात सर्वांगगत 2 द्वंद्व, स्निग्ध रुक्ष तथैव ये एक द्वंद्व। तो इधर एक द्वंद्व, इधर एक द्वंद्व, इधर एक द्वंद्व, तो टोटल द्वंद्व कितना हुआ
त्रिविध द्वंद्व। तो त्रिविध द्वंद्व क्या होता है ना, साग्नि निराग्नि, एकांग सर्वांग, स्निग्ध रुक्ष, इसको बोलते हैं त्रिविध द्वंद्व। और इसका और एक भी है मीनिंग, इसके बारे में और भी एक श्लोका बोले हैं, देखो इसके लिए और भी एक श्लोका था, हाँ इसके और भी एक श्लोका था इसके लिए। ये त्रिविध द्वंद्व एक एक करके बोला, बाकी अगर एक एक मिलाएंगे तो कितना होगा ना, एक एक मिलाएंगे तो 6 हो जाएगा। संग्रहेण च षट स्वेदा, स्वेद अध्याय निर्देशित, षट स्वेदा, षट स्वेदा क्या क्या होगा ना, षट स्वेदा क्या क्या होगा, ये होगा षट स्वेदा। साग्नि निराग्नि 2, एकांग सर्वांग 2, 4, स्निग्ध रुक्ष हो गया 2, 6, ये हो गया 6 स्वेद और त्रिविध द्वंद्व। त्रिविध द्वंद्व मतलब साग्नि अग्नि को मिला के एक द्वंद्व, एकांग सर्वांग को मिला के एक द्वंद्व, 2 स्निग्ध रुक्ष को मिला के एक द्वंद्व, तो अपना 3 द्वंद्व हो गया, और हर द्वंद्व में 2 2 है यानी 6, तो टोटल 6 हो गया। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन आया था, स्निग्ध और रुक्ष भेद से साग्नि का प्रकार कितना है। एक बार एक क्वेश्चन आया था, स्निग्ध और रुक्ष भेद से साग्नि स्वेद कितने प्रकार का होता है, आंसर था 2। ठीक है, याद रख लो, स्निग्ध और रुक्ष भेद से साग्नि प्रकार होता है 2। ठीक है, अब हम डिस्कशन करेंगे साग्नि कितना हुआ। शंकर प्रस्तर नाड़ी परिषक जंताक अवगाह अस्मग्न करसु कुटी भूमि कुंभिक कूप हलाक। ठीक है, और एकांग सर्वांग वैसे कितना हो गया, एकांग सर्वांग कितना होता है ना, व्यायाम उष्ण सदन गुरु प्रश्न क्षुदा भूपान भय क्रोध अपना आहवात। ठीक है, ये सारा चीज हो गया। तो इसके बाद स्वेदन काल से अपथ्य क्या क्या होगा ना, स्निग्ध स्वेद उपक्रम्य शून्य पथ्यासतो भवेत तदह शून्य गात्रस्तु व्यायाम वर्जयत नरम। ये एग्जाम में बार बार आता है, क्या है, पहले स्नान कराए हुए पुरुष की चिकित्सा स्वेदन विधि द्वारा करें और भली भांति स्वेदन हो जाने पर उसको पथ्य सेवन कराएं। जिस दिन स्वेदन कराया गया हो उस दिन उसको व्यायाम नहीं कराएं। ये एग्जाम में आता है। ठीक है, इसको याद रख लो। इसके बाद आपका अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते सूत्र स्थाने कल्पना चतुष्के श्वेद्य अध्याय नाम है चतुर्दशोध्याय समाप्त। ठीक है भाई, तो मैं जो चीज आज पढ़ाया आज जाके आपको अच्छी तरह पढ़ लेना। होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। और जो जो लोग एग्जाम नहीं दिए हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग देम टू अपीयर द एग्जाम। इस बार क्वेश्चन मैंने बनाया है, बहुत मतलब दिल लगा के बनाया हूं, उसको एग्जाम नहीं देंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। ठीक है, आप लोग इस तरह से एग्जाम दे देना है आपको, अगर ओपीएससी के लिए रेडी होना है या पीजी के लिए रेडी होना है। ठीक है, ओपीएससी बहुत जल्दी निकल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, ऑफिशियली नहीं, नॉन ऑफिशियली। तो होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड यू हैव मार्क्ड एवरीथिंग इन योर बुक। सो हम टुमारो फिर अपना क्लास लेना शुरू करेंगे, और टुमारो सुबह हम क्लास लेंगे आपका। ठीक है, क्योंकि भाई आप लोगों का न्यू ईयर आ रहा है, मैं तो पढ़ाता जाऊंगा, लेकिन आप लोगों की जिंदगी में तो कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना, तो इसलिए आपके एंटरटेनमेंट की वजह से मैंने आपका क्लास कल सुबह रखा हूं, तो कल जाके आप आराम से पढ़ना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।